चीजें मौजूद हों। एक ये खबर थी कि मैनचेस्टर से फ्लाइट उड़ी पीआईए की और बीच रास्ते में वापस घूमना पड़ा क्योंकि उसका जो टॉयलेट से वो ओवरफ्लो कर इस गए थे। बात को मैं और एक और पर्सनली मजे की ये बात अटेस्ट कर बताऊं कि सकता जो हूँ, मिनिस्टर साहब हैं क्योंकि मैंने बकायदा खुद ही देखी वो थी ये। ये जो क्या जो आपने अभी बात कही है, ये मेरी फ्लाइट पे हो चुका है। नॉट वन्स बट पीआईए ट्वाइस। की जी, जी, फ्लाइट पे पीआईए की। कि टॉयलेट ओवरफ्लो कर एक ही गया दफ़ा था। मैंने पीआई की फ्लाइट ली थी अब्रॉड जाने के लिए, और उसमें हाँ। वक़्त आया कि बाथरूम जाया जाए, और दरवाज़ा खोलते ही नज़ारा ऐसा था कि बस वापस मुड़ना पड़ गया। माशाल्लाह। लेकिन और एक और अदरवाइज़ मजे क्या की किया बात बाकी पूरी फ्लाइट क्या किया? There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम हमारे सामीन और अनफॉर्चुनेटली हमारे नाजरीन नहीं हैं। पॉडकास्ट चौक के जितने भी सामीन उनको खुश आमदीद। हमें एक हफ्ते के गैप के बाद हम वापस आ रहे हैं। पिछले हफ्ता लोग मसरूफियात में कुछ अपनी निजी मसरूफियात में की वजह से वो कमिट नहीं कर सके, तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सके और फिर हमें ब्रेक की भी ज़रूरत थी। लगातार करते करते काफ़ी थकन हो जाती है। इस दफ़ा हम वापस अब अपने हमने पिछली पॉडकास्ट को जो कवर किया था काफ़ी अच्छा फीडबैक उसमें आया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और मेरे ख्याल से वो एक हमारे एक थीम चल रही थी पिछली कुछ ऑन एंड ऑफ एक थीम चल रही थी जिसको आई होप कि हमने इस सीजन के लिए अब उस थीम पर वापस ना जाने की ज़रूरत पड़े, तो उसको हमने एक अच्छा कंक्लूजन उसका दिया। नेवर से नेवर कहा। हाँ सही है। और उस पे हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ रेडिट पे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रेडिट है उसमें हमें एक फीडबैक ख़ास तौर पे काफ़ी डिटेल्ड फीडबैक हमें एक इंडियन से मिला। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी में अपना फीडबैक दिया क्योंकि हम लिंक उसी का शेयर करते हैं रेडिट का। इम्पेशेंट ऑप्टिमिस्ट 47 उनका यूजर नेम है और उन्होंने अपनी पूरी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसी थीम को कवर कर रहे होते तो हम पूरा उनका जितना उन्होंने लंबा फीडबैक दिया ना उसके ऊपर हम पॉइंट बाय पॉइंट जा सकते थे, जिस तरह हमारे एक और बहुत लॉयल और रेगुलर लिसनर है उनका रेहान बशीर, जिन्होंने उससे लास्ट टाइम अपना फीडबैक शेयर किया था, उन्होंने अभी भी शेयर किया है वो। फिर हारू जलाली कर एक है, उन्होंने काफ़ी एक फीडबैक दिया था। एक हमें थोड़ा एक कुछ थे जिनको हमारी डिस्कशन से उन्होंने एग्री नहीं किया, वो हमारे स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू या वर्ल्ड व्यू से इतना अलाइंड नहीं थे जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं आई हमारी Which is गुफ्तगू। fine, which is fine. हाँ विच फाइन, We're more ठीक है, than अच्छी happy. बात है। हाँ, We उनका we नाम welcome बता दो all ना, kinds of. जिन्होंने उनका एग्री नहीं किया, उनका उनका नाम ही बताएं। उनका नाम है कारकर्दगी, ठीक है। कारकर्दगी। उनका ये भी रेडिट पे उन्होंने किया है, तो ठीक है। नहीं, लेकिन मैं हम एक बात हम यहाँ हर पे किस्म करूँगा, का क्योंकि फीडबैक हमने सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं सॉरी, मैं आप लोगों को काट रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इस दफा हम जो हमारे साथ जो मौजूद है, सबसे पहले मैं एक बात कर रहा था कि वो जो कारकर्दगी है उन्होंने अपना फीडबैक तो दिया एज अ स्पीकर प्रीवियस एपिसोड के ऊपर, बस एक कमेंट ही करना था कि उन्होंने लेकिन आप कौन है एज अ स्पीकर, आप कौन है मुझे इंट्रोड्यूस तो कराने देना भाई, तो फिर आप एज अ स्पीकर कर भी देगा अपना अपना नहीं, क्योंकि फीडबैक भी दे हम देगा जब एक उनके। दफा वंस वी गो इनटू इट विल गो इनटू इट, मतलब वो दूसरी एपिसोड में, ठीक है उससे पहले जो हम ठीक है फीडबैक ठीक है, डिस्कस कर रहे बताएं हैं, आप अपना फीडबैक डालें। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने डालें जो डालें एक चीज जो उससे एक्सट्रैपोलेट की वो गलत की थी, यानी कि फॉर नो वे उन्होंने सॉर्ट ऑफ ये बोला कि शायद हमने उस पूरी एपिसोड के अंदर मेनली विलिफाई हमने उन खातून को किया था जिनके ऊपर रख के फिर बाकी डिस्कशन हुई थी, जिस थ्रेड जिन खातून ने किया था, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब हमने पूरी कॉन्वर्जेशन के अंदर वी वर एक्चुअली क्वाइट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर कंडीशन, इन द सेंस कि असल में उस सारी चीज का जो मलबा है उसमें से ज्यादा मलबा हमने पेरेंट्स के ऊपर डाला था, पेरेंटिंग के ऊपर डाला था। जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई। तो अगर वो उस चीज को समझ के फिर आगे बढ़ेंगे तो वो एपिसोड और फिर उसकी जो बाकी डिस्कशन है वो ज्यादा फ्रूटफुल। दैट्स ऑल। ठीक है, आपकी बात आ गई, अब हम इंट्रोड्यूस करा लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो। तो जो अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने बहुत बेचैनी थी सफाई पेश करने की, वो थे हमारे हर दिल अजीज स्पीकर
काफी पसंद किया जाता है, इब्राहिम भाई। क्या हाल है इब्राहिम भाई आपके? अस्सलाम वालेकुम। इज्जत आपका अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। मैं आपसे कोई पैसे आप नहीं लेता इस काम की, आप प्लीज क्लेरिफाई कर दें। ये नहीं मैं नहीं ये मैं मैं वॉलंटरीली ये काम करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये ठीक है, काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमने पहली जो पिछले स्पीकर हमारे साकिब आए उनको काफी दे दिए, अब हमारे पास इतनी इस्तात नहीं है कि हम ये तो आपको मैं दे देख रहा हूँ सकें। कि पिछली 2 एपिसोड से सुफियान के साथ जो किया जा रहा है, अब हमें पैसे की जरूरत है तो उसको लाना पड़ेगा। टाइकून हमारे जो है ना वो या तो सही है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, ये बड़ा आदमी ठीक है। दूसरे जो हमारे साथ हैं, थोड़े गैप के बाद आ रहे हैं वापस, अदनान भाई चीचा वतनी से। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। अदनान भाई। बड़ी खुशी हो रही है दोबारा से आपका हिस्सा बनने के लिए। है। हमारा तो हिस्सा बनने के लिए हाँ, उफ यार, आपको ट्रांसप्लांट कर दिया गया क्या हमारे साथ? बिल्कुल जी, अरे, हम तो आपके दिलों में रहते हैं ना, तो इसलिए। अदनान सही भाई है, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छे बाद बिल्कुल, आपकी आवाज सुन के। शुक्रिया चले, बहुत-बहुत। अच्छी बात है। आपका कैसा वक्त गुजर रहा है अदनान भाई, मैं ये तो बहुत लॉकडाउन? बहुत बोर हो रहा कम हूँ। जब से नीम लॉकडाउन। कोरोना जब से शुरू हुआ है, तो मुझे तो आप लोग बुला भी नहीं रहे थे पॉडकास्ट में, तो इसलिए मैं बहुत बोर हो रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा दोबारा आपने जो बुलाया तो। तो अदनान भाई, अगर हम बुला भी रहे हैं तो आपको एक घंटे के लिए बुलाएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं बुलाएंगे। एक घंटे के लिए आपके लिए कितना, यानी वो एक हफ्ते के लिए काफी होता है आपके मेरे लिए लिए एक घंटा काफी हम? होगा, मेरे लिए जो अच्छा, लिसनर है, लिसनर से कनेक्ट करके ना, तो वो 1 घंटा जो है ना, वो मेरा 1 हफ्ता गुजार देगा। अच्छा, चलिए। असल में जब पॉडकास्ट हमारी लॉन्च होती है ना, जिसके अंदर अदनान भाई होते हैं, तो फिर अदनान भाई उसको रिपीट पे लगा के अपने टीवी पे अप, छोड़ देते हैं। तो सही सुबह है। सुबह शाम उसी और के अंदर अपनी गुम रहते हैं। अपनी आवाज सुनते रहते हैं और उसी और में। मुझे आवाज मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड की भी बहुत बुरी लगती है। नहीं नहीं, वो असल में महफिल, वो जो महफिल होती है पॉडकास्ट की, उसको हाँ। रिलीव कर रहे होते हैं उसके ये अंदर। सही है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जिस जिस पॉडकास्ट में मैं होता हूँ वो मैं नहीं सुनता। ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पे। क्या नाम है, ताहा का बहुत कम अच्छा। सुनता हूँ। नहीं, एक आध दफा सुन मैंने, लिया तो ये सुन मेरा लिया। इल्जाम मैं नहीं है अदनान भाई। बहुत दफा नहीं सुनता मैं उसको। अच्छा चले अदनान भाई, ये बताएं, ये ऐसा बड़ा मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ आपसे। जी। मुझे उड़ते उड़ते क्योंकि खबरें मिलती हैं, हाँ, तो जिस तरह एक नजम सेठी की चिड़िया होती है, तो मेरे पास भी कुछ चिड़ियाएं। हाँ, उन्होंने हाँ। बताया है कि शायद आपने आखिरी एपिसोड कौन सी सुनी थी पॉडकास्ट शो की अदनान भाई? आई थिंक मैंने सेकंड लास्ट सुनी थी। अच्छा, सेकंड लास्ट सुनी थी। हाँ, सेकंड सही लास्ट है, सुनी थी। सेकंड लास्ट तक वो सुनी चिड़िया थी जो या जो 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 आपकी जो चिड़िया है ना, वो मुझे पता है कौन सी चिड़िया है आपकी। वो वो चिड़िया नहीं है, वो हाथी है। पहले तो इसको क्लियर कर दूं। चिड़िया? वो पूरा हाथी वो है। जब वो चिड़िया की तरह चुपके से नहीं आता, वो जब आता है तो दुनिया को पता चलता है कि वो आ गया है। वो चिड़िया है, वो चिड़ा है, क्या है वो? हाँ। छेड़ा वो नहीं, छड़ा वो वो इब्राहिम छड़ा है भाई ने बहुत बड़ा। इब्राहिम भाई ने ठीक बताया कि वो हाथी है, वो चिड़िया नहीं है। नहीं चिड़िया नहीं, वो छड़ा है। छड़ा हमारे उसमें होते हैं ना, बेचारे बैचलर जो होते हैं, अ, वो बहुत बड़ा वो है। नहीं, वैसे मुझे छड़े से तो नहीं पता चली थी ये खबर, मुझे कहीं और से पता चली थी। आप ओह बेचारे अच्छा। को जो उसको बदनाम कर रहे, जो भी आपका जहन में था। तो चले, अच्छी बात है। आखिरी वाली, चले आपने नहीं सुनी, चले आपने काफी मिस किया। अब जो हमारे जो आखिरी स्पीकर है, इस दफा हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। नए स्पीकर हैं, पहली दफा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, यानी सीजन 2 और लॉकडाउन और ये सारी सिचुएशन की वजह से, रिमोटली करने की वजह से हमें एक अच्छा मौका मिला कि हमने काफी लोग जो आमतौर पे हमारे साथ हमारे स्पीकर्स के तौर पे शामिल नहीं हो पाते थे, अब हमें मौका मिला उनको शामिल करने का। और आज देखें, गुफ्तगू के कुछ मौज़ूआत भी ऐसे हैं कि जिसमें उनकी एक अच्छी इंसाइट हो सकती है। नो प्रेशर। तो मैं सबसे पहले नहीं, सबसे आखिर में हमारे बुजुर्ग, हमारे मुरब्बी मुआज भाई को मैं खुशामदीद कहता हूँ उनकी पहली एपिसोड की रिकॉर्डिंग में। हमारे लॉन्ग टाइम लिसनर हैं, और लॉन्ग टाइम लिसनर के साथ साथ लॉन्ग टाइम क्रिटिक भी हैं, और नाक़िदीन में से हमारी बहुत तनकीद करते हैं हमारी एक एक बात को, जो उनको पसंद नहीं आती, जो कि हम बहुत पसंद करते हैं। तो अब हमने कहा कि अब आप आ ही जाए हमारे उसके अंदर। क्या हाल है मुआज भाई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आपने काफी प्रेशर डाल दिया। अब हर कोई मेरी ही बातों को जज करेगा और नहीं नहीं वही रिटर्न्स देगा। नहीं नहीं नहीं, आप इतना प्रेशर ना लें यार। अगर आप बुजुर्ग हमारे प्रेशर लेने लग गए तो फिर तो यहाँ पे हम कहाँ पे माज जाएंगे? सबकी जी, बातों को जज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और तो खासकर आपकी बात बुजुर्गों को तो हम सर आंखों पे रखते हैं। माशाल्लाह। सही बात है, चलो, सही दुआ बात है। करते हैं कि खैर खैरियत से गुजरे, और बड़ा अच्छा लगे शामिल होके इस महफिल में। चलें, हम आगे बढ़ते हैं अपनी उसकी तरफ। हम वापस, क्योंकि वही जो शुरू में बात की, हम एक थीम के साथ कुछ अरसे से चल रहे थे, ऑन एंड ऑफ। तो अब वापस इस दफा अब पाकिस्तान में खबरें अब आना शुरू हो गई हैं,
लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब कोरोना के अलावा भी खबरें आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें भी नहीं है। अब कह लें वो तो वैसे भी नहीं होती बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें, यार ये मेरी राय है, कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है। तो इसमें जो आजकल एक हॉट केस वापस रिवाइव हुआ है पिछले साल के बाद, जज अरशद मलिक, मारूफ ज़माना अकाउंटेबली कोर्ट के जज थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर 2 केसेस सुने थे, जिसमें एक में उनको कन्विक्ट किया गया था और एक केस में बरी किया गया था। अजीजिया मिल्स वाले केस में कन्विक्ट किया था और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट वाले में उसमें बरी किया था। तो इस केस के में इन जज के हवाले से जो चीज़ आई थी सामने, मरियम नवाज ने पिछले साल कुछ वीडियोस लीक की थी इनके हवाले से, जिस पे वो कुछ बात कर रहे थे कि उनको प्रेशराइज किया गया इस तरह की उनको कन्विक्ट करने पे नवाज शरीफ को, और जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं उस प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो नवाज शरीफ के ऊपर हुई थी। और नून लीग वाले और मरियम नवाज इसको बुनियाद बनाकर कह रहे थे कि देखें नवाज शरीफ के साथ तो ज्यादती हुई और XYZ हुई, और वो उस पर काफ़ी उन्होंने वावेला मचाया। लेकिन उसके बाद अरशद मलिक साहब ने अपना एक एफिडेविट भी जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक प्रेस रिलीज भी दी जिसपे उन्होंने काफ़ी सारी इंकशाफात किए थे कि उनकी मुलाकात होती रही, नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई केस के बाद, उनके बेटे से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ वाले भी उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे। अपेरेंटली उनकी कुछ ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीरें हाथ लग गई थी जो उनको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे, जो 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 कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें और वीडियोस जिसको वो बुनियाद इस्तेमाल कर कर उनको ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, और उन्होंने ये होने नहीं दिया। और ये सारी चीज़ें उनकी प्रेस रिलीज और एफिडेविट के अंदर मिला जुला कर कुछ बातें सामने आई थी, जिसके ऊपर काफ़ी शोर उठा था। फिर उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बाकायदा शुरू की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पे। तो इस जी पे इब्राहिम भाई क्या एक मिनट, क्या मैं इसका इसका थोड़ा सा अगर पीछे से मैं फिर इब्राहिम भाई की तरफ अगर जी, जाए, मैं थोड़ा सा पीछे से अगर बैकग्राउंड अगर इसका बता दूं तो इजाजत है मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताने की? नहीं नहीं बिल्कुल इजाज़त नहीं है आपको, पहले मुआज भाई से इजाज़त लेनी होगी, वो हमारे बुजुर्ग हैं। मुआज भाई बिल्कुल माजवी, इजाजत है मुझे? ज़रूर। 3 रेफरेंस नैप ने नवाज शरीफ पे किए थे, एवनफील्ड, अजीजिया और फ्लैगशिप। और उस टाइम जज थे मियां बशीर साहब, जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे। तो एवनफील्ड का जो था रेफरेंस था वो उन्होंने सुना था। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि यार ये जो मोहम्मद बशीर साहब हैं या तो 22 हैं या 22 हैं, या ये 3 रेफरेंस एक ही जज नहीं सुन सकता, लिहाजा इसको चेंज किया जाए, इस जज को चेंज किया जाए, इस कोर्ट को चेंज किया जाए। तो वो चेंज करवा के मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस, क्या नाम है इनका, अरशद मलिक साहब के पास अजीजिया और फ्लैगशिप का जो है ना रेफरेंस इनके पास भेजा था। फिर जस्टिस मलिक ने अजीजिया में इनको सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप में इनको बरी कर दिया था। और जस्टिस मलिक को इस कोर्ट में भेजने वाले भी मुस्लिम लीग नून के ही हैं, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इस कोर्ट में इनको भेजा गया था। इसमें कुछ थ्योरीज चल रही हैं। थ्योरीज ये चल रही हैं कि जब इनको इस कोर्ट में इनकी ट्रांसफ़र की गई तो उस टाइम एक पार्टी में नासिर जंजुआ साहब को तकरीबन सारे जानते ही होंगे। जानते हैं? आप भी जानते हैं? ताहा जानते हैं नासिर जंजुआ साहब को? नाम सुना सुना लग रहा है, जंजुआ साहब, नासिर क्यों नाम जंजुआ सुना साहब लग डिफेंस मुशीर थे नवाज शरीफ साहब के, अच्छा। जो कि कोयटा में उस टाइम अपॉइंटेड थे। तो फौरन रिटायर होने के बाद फिर इनके डिफेंस मुशीर लग गए थे। एक है मैर गुलाम जिलानी, जो कि बड़े कोई पावरफुल किस्म के नून लीग के बंदे हैं। एक पार्टी में इनको कहा गया था कि आपको, जस्टिस मलिक को कहा गया था कि आपको हमने इस जो कोर्ट है ना, इस कोर्ट में ट्रांसफ़र की गई है। तो जस्टिस मलिक ने इनको ये कहा था कि यार मुझे तो कोई शौक नहीं है या इस कोर्ट में आने का, मैं तो सेशन कोर्ट में जाना चाहता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पे भेजा जा रहा है, आपसे काम लिया जाएगा। ये जस्टिस मलिक की बातें हैं, जो जस्टिस मलिक बता रहे हैं ये उफ, बातें। क्या बात! ठीक है, तो जब इस कोर्ट में आ गए तो बकौल जस्टिस जस्टिस मलिक के ड्यूरिंग केस भी इनको अप्रोच किया जाता रहा कि आप जो है ना, हम आपको इतने पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जस्टिस मलिक ने बकौल जस्टिस मलिक ने दोनों जो रेफरेंस है उनको दोनों मेरिट पे सुना और मेरिट पे इनको सजा दी गई। यानी कि अजीजिया में जो जो सजा दी गई वो भी मेरिट पे हुई और फ्लैगशिप में जो बरी किया गया वो भी मेरिट पे हुई।
उसके बाद कहते हैं कि एक नया करैक्टर सामने में आया जिसको नासिर बट कहते हैं, वो जो पिछले साल बड़ा मशहूर हुआ था, नासिर बट, जिसने इनकी वीडियो लीक की थी, वीडियो नहीं, ऑडियो, ऑडियो वीडियो जो है ना जी, वो जी। लीक की थी। तो वो फिर मरियम साहिबा के पास पहुंची थी, तो वो मरियम साहिबा ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो नासिर बट साहब, एक नया करैक्टर आया इनके सामने, तो उनके थ्रू इनको इनको पैगाम पहुंचाए गए, ठीक है। उनके थ्रू अक्सर आपने सुना होगा कि मदीना में भी क्या नाम है, हसन हसन नवाज हसन नाम है नवाज नवाज। शरीफ के जी बेटे का, वहां पे भी जी इनकी जी। मुलाकात हुई। वहां पे इनको ये कहा गया कि आपको किसी भी कंट्री में ले जाएंगे, किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी दे देंगे, आप वापस ना जाएं, आप यहीं से अपना रिजाइन लिखें, और रिजाइन में ये लिखें कि कुछ ताकतें हैं जिन ताकतों ने हमें मुझे मजबूर किया कि मैंने नवाज शरीफ को सजा दी, ठीक है। लेकिन जस्टिस मलिक जो हैं वो वापस आ गए, उन्होंने बकौल उनके कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद जो नासिर भट्ट साहब हैं वो दोबारा मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो नासिर जंजुआ हैं, नासिर जंजुआ ने आया आपको कोई वीडियो दिखाई है? उन्होंने कहा कौन सी वीडियो? उन्होंने कहा कि मुल्तान की एक आपकी वीडियो है, वो आपको दिखाई गई है। हुँ, तो जब उनको उनकी वीडियो का पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई वीडियो नहीं दिखाई गई। तो जब कहा कि ठीक है, आइंदा आपको नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो दिखाई देगी। अब ये वीडियो के लिए भी एक और नया कैरेक्टर है जिसका नाम है मियां तारक, ठीक है। लोग जो लिसनर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3-4 कैरेक्टर आ रहे हैं, कि नासिर भट्ट और मियां तारक। जो मियां तारक है ये एक और किस्म का ब्लैकमेलर है, ठीक है ना। फिर एफआईए ने मियां तारक को पकड़ा। अब मियां तारक की क्या कहानी है? मियां तारक की ये कहानी है कि जब सेशन कोर्ट में जस्टिस मलिक थे, तो मियां तारक के भाई का ड्रग्स का केस गया था जस्टिस मलिक के पास। तो मियां तारक ने इनको पार्टी पे बुलाया था, वो उस पार्टी पे जाके फिर जो भी इनकी पार्टी होती है, वो जो भी यैशी वगैरह हुई है, तो उनकी एक वीडियो बन गई थी, ठीक है ना। उस वीडियो, वीडियो वीडियो क्या थी, कुछ पता है क्या है वीडियो में हाँ क्या था? नाजेबा वीडियो थी, डेफिनेटली वो नाजेबा हुँ, वीडियो थी, ठीक है ना, अच्छा, तो नाजेबा उससे वीडियो थी। ज्यादा आप हम बयान नहीं कर सकते इस पॉडकास्ट के अंदर, हाँ, नाजेबा इससे से ज्यादा हम ज्यादा हम बयान नहीं नहीं कर आगे सकते। वो चले ठीक। नाजेबा वीडियो थी। तो जब एफआईए ने इस मियां, क्या नाम है, मियां तारिक साहब को पकड़ा, तो इसके पास सिर्फ जस्टिस मलिक की नहीं, और भी ब्यूरोक्रेट्स, और भी इवन जो अच्छा, ये पॉलिटिशियंस हैं उनकी, प्रोफेशनल और ब्लैकमेलर था। प्रोफेशनल ब्लैकमेलर था। हम्म। तो फिर मुस्लिम लीग नून ने अप्रोच किया मियां तारक को। मियां तारक से बाकायदा ये वीडियो खरीदी गई, बाकायदा उनको हम्म। एक कहते हैं गाड़ी दी गई, चेक दिए गए। जो चेक दिया गया वो नासिर बट के अकाउंट से दिया गया, लेकिन वो कैश नहीं हुआ, ठीक है। तो बकौल फिर उन्होंने अपनी सारा कुछ जो है ना, ये जस्टिस मलिक ने अपने सारे एफिडेविट में लिखा हुआ है कि यार मुझे ये फिर ठीक है, ये सारी कहानी तो ठीक है, आपने बता दी अदनान भाई। उसमें अभी मैं रिसेंटली खबर पढ़ रहा था कि जो तीन जो थे, ये जो वीडियो के अंदर ब्लैकमेलिंग के अंदर आए थे, उनमें सब तीनों को बरी कर दिया गया। क्या उसमें ये मियां बशीर, ये क्या नाम है, मियां मियां तारिक तारिक। जो है, मियां तारिक नाम है वो उसमें? क्योंकि मैंने एक अभी खबर पढ़ी थी कि तीन जो थे, तीनों को, तीन जो अफराद जो कैरेक्टर थे नहीं नहीं, ये मियां मियां ब्लैकमेलिंग मियां वीडियो मियां के। तारक तो अभी भी जो है ना वो एफआईए की हिरासत में है, मियां तारक। अच्छा। कल तक मैंने, जब आपने कहा था कि ये वाला टॉपिक होगा, तो मैंने जब सर्च किया था, तो मियां तारक साहब जो है एफआईए की हिरासत में ही हैं अभी तक। सही। ये प्रूव सही। हो गया कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछा कि यार किस किस की वीडियो थी, तो उन्होंने कहा कि यार पर्दा रहने दो, पर्दा जब उठेगा तो बहुत से जो शुरफा हैं वो नंगे हो जाएंगे। उफ यार, ये लिटरली। हाँ, लिटरली, अच्छा, ये कि बहुत एंड से ये शुरफा जो नंगे भी हो ठीक। जाएंगे, तो पर्दा ही रहने दें आप। सही है। सही। ठीक है, ये तो वीडियो आ गई सामने, और इसके ऊपर यानी वो इसी की बुनियाद बनाकर नून लीग वाले बेचारे बड़े खुश हो रहे थे और बड़ा कर रहे थे कि देखें नवाज शरीफ के साथ तो ज्यादती हुई है, और ये तो केस, ये तो ब्लैकमेल हुआ है, और जो भी इसको इन्होंने जो वीडियो खरीद कर जो आप बता रहे हैं और ये सब करने की कोशिश की। मेरा सवाल है, अगर इब्राहिम भाई इस पे कुछ रोशनी डाल सकें, कि क्या इस वीडियो की बुनियाद बनाकर क्या इतने आराम से नवाज शरीफ को बरी करार दे सकते हैं, या केस जो भी वर्डिक्ट है उसको क्वेश्चनेबल बना सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यानी अवाम की आंखों में तो शायद हो भी जाए क्वेश्चनेबल, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है? जी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आराम से इसको बनाया जा सकता है। जबकि उम्मीद तो सारी ये थी कि जैसी ये वीडियो आई थी तो उसमें बड़ा ही पॉलिटिक्स हुई थी, यानी मरियम नवाज साहिबा बड़ी शोरगुल, और फिर बाकी जो सपोर्टर्स हैं पीएमएल के, उन्होंने कहा बस अब तो हो गया, और अब नवाज शरीफ जो है वो बस आवे ही आवे और खत्म, और बस अब पीएम बनेगा नवाज शरीफ। मतलब इस तरह हवाओं में उड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, और जो रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह नहीं ऑपरेट करता। ये जो एलिजिड वीडियो थी, एंड इट इज स्टिल एन एलिजिड वीडियो,
अभी तक इस वीडियो के ऊपर कोई कानूनी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई कानूनी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। ये यानी याद हम इसको एविडेंस के तौर पे नहीं प्रेजेंट कर नहीं, सकते ये कोर्ट अभी के अंदर अभी। अभी तक इसको वैलिडिटी ही इसकी नहीं वो हो सकी है साबित। क्या है, क्योंकि जो फैसला आया है वो तो सिर्फ एक इंक्वायरी कमेटी थी जिसको बिठाया गया, जिन्होंने जज के एक्शंस को देखा और जज के एक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ही इज नॉट फिट टू बी अ जज, और इनको डिसमिस कर दिया। अभी तो सिर्फ उनके लाहौर हाई कोर्ट ने। लाहौर हाँ, हाई कोर्ट जज ने जो एक जो इसको बरतरफ बिहेवियरल किया गया एस्पेक्ट के वो ऊपर वो गया। इसके मिसकंडक्ट की So, वजह से किया हाँ गया हाँ कि ये एग्जैक्टली मिसकंडक्ट की वजह से वीडियो किया की गया। बिल्कुल वैलिडिटी हाँ वो ये तो एग्जैक्टली ये नहीं, जो उसने प्रेस रिलीज और जो एफिडेविट में जो बातें की थी उसके बेसिस पे किया है। बिल्कुल ये केस की कुछ हेयरिंग के ऊपर कोई ऐसी नहीं, नहीं इनका किया। मिसकंडक्ट नहीं, मिसकंडक्ट ये है कि जिसके साथ इनका केस था उनसे उससे मुलाकातें हो रही हैं, हाँ, वो हाँ सारी ठीक है चीजें ना? क्योंकि यानी वही जो वो खुद इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्लेम किया ना, ये जो खुद उन्होंने की क्लेम थी। किया कि हाँ मेरी मुलाकात हुई, सारी चीजें हुई। और उसके अलावा यानी कि पूरी एक जो हिस्ट्री होती है उसको अगर सामने रखा जाए, अरशद मलिक साहब एक बहुत ही एक आप कह लें कि डूबियस किस्म की उनका एक बिहेवियर नजर आया थ्रू आउट। उसके ऊपर कोई बंदा वसूख के साथ कुछ भी नहीं कह सकता इनके बारे में, जबकि हमारे यहाँ कोई भी जज होगा तो जज की सबसे बड़ी चीज, मेन चीज उसका कैरेक्टर होता है, उसकी वो वाली डिग्निटी, उसकी इंटेग्रिटी जो होती है वो मायने रखती है किसी भी उसके अंदर। ऑब्वियसली तभी लोग सवाल उठाते हैं किसी भी फैसले के ऊपर। तो ये क्लैरिटी लोगों के सामने होनी चाहिए। अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो वीडियो अभी वैसी की वैसी है, उसके ऊपर जो इल्जामात हैं या उसके ऊपर जो क्लेम्स हैं वो वैसे के वैसे हैं। अब अगर ये रूल ऑफ लॉ के अंदर इसको लेकर जाते हैं, अव्वल तो इसको एज अ बेस ऑफ एन अपील इसको लेकर जाना पड़ेगा, इसको कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अगर इसको लेकर जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर 4-5 चीजें हैं जिसको पहले तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जैसे ये वीडियो है इसकी फोरेंसिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, उस फोरेंसिक के भी पीछे बहुत ढेर सारी क्या कहते हैं आप कह लें क्लॉजेज हैं, जो क्या कहते हैं लॉ के अंदर उनको मीट करना पड़ेगा कि किस तरह एक वीडियो की नहीं, एक तो वैलिडिटी। फोरेंसिक है, एक तो फोरेंसिक है कि जिसकी बेसिस पे यानी जो जो एक लैब करेगी वो इसकी देखेगी कि दिस वीडियो हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद। एक तो वो है कि ये वीडियो सही है। फिर दूसरी चीज है कि फिर इसकी एविडेंस, इसको बतौर विटनेस एविडेंस फिर इसके हाँ विटनेस होंगे, ठीक है ना? यानी हाँ जिन्होंने ये वीडियो और बनाई और जिन्होंने प्रेजेंट की, जो हाँ प्रेजेंट ये करेंगे ना, उस और फर्ज करें कि मरियम नवाज इसको प्रेजेंट करती है, तो वो एज अ विटनेस वहां हाँ, पे लेकिन उसको हाँ जवाब देना पड़ेगा। उसमें अब मैं देख रहा था कि यानी एक तो ये हो गया कि ठीक है, इसको अगर फोरेंसिक ने इसको पास भी कर दिया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील भी दायर कर दी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है आपने, लेकिन अब इसको ये वीडियो साबित हो गई कि ये वीडियो ऑथेंटिक है कि, लेकिन अब इसकी इजाजत क्या, इवन आफ्टर इट इज प्रूवन कि वीडियो इज ऑथेंटिक, कैन इट बी एडमिटेड इन द along the case as an evidence in the court as an हाँ evidence for this case? हाँ, ये तो बात ये भी डिसाइड करेगा इस्लामाबाद हाई मेरा कोर्ट। सवाल ये यानी है आप अपनी वो आपको इजाजत देगा कि हाँ आप इसको एज एन एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं इस वीडियो को, तो वो करेगा। अब मैं जो लिस्ट देख रहा हूं, मेरे सामने एक लिस्ट एक माहिर कानून ने की थी, वो अराउंड 21 कुछ कंडीशंस हैं क्या, जब वो कोर्ट के अंदर पेश होगी तो इस वीडियो को 21 कंडीशंस जिसके साथ जो जुड़े हुई हैं चीजें वो मीट करनी पड़ेंगी, तो फिर कहीं जाकर ये वीडियो की कुछ वर्थ बनेगी बहस के अंदर इन द केस के जिसके अगेंस्ट ये अपील के अंदर। तो ये एक इतना सीधा साधा मामला गालिबन नहीं है कि आपने आए और वीडियो लीक हो गई और आपने शोरगुल मचाया और नवाज शरीफ साहब अब बरी हो गए। तो नहीं, अभी भी बहुत ही कठिन मरहले से गुजरना पड़ेगा इनको, और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी एक है। सवाल ये भी मुझे जो बनता है लगता है कि मुझे एक सवाल ये भी बनता है कि क्या गारंटी दे सकते हैं कि ये वीडियो अंडर ड्यूरेस नहीं बनाई गई थी, यानी फोर्स हाँ नहीं किया वो था। एग्जैक्टली वो सारी चीजें जो है ना वो उसी के अंदर आएंगी, जो 21 पॉइंट्स है ना कि उसके अंदर वो सारी चीजें कंसिडरेशन के अंदर आएंगी। ठीक है, वीडियो तो ऑथेंटिक है, वीडियो के अंदर जो है वीडियो बनाने वाला क्या, ओरिजिनल वीडियो फाइल जो है वो पेश करनी है। ये नहीं कि वो जो वीडियो कॉपी फाइल की जो कॉपी बन के जो शेयर हो चुकी है, ओरिजिनल वीडियो फाइल जो बनाने वाला है जो भी, यानी उसमें 21 लिस्ट है उसके अंदर जो इस तरह की चीजों को कंसिडरेशन के अंदर लेगी कि अंडर ड्यूरेस नहीं है, जो 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 जिसने वीडियो बनाई है वो खुद आकर बतौर विटनेस अपने आप को प्रेजेंट करे, यानी ये भी कंडीशन है। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कंडीशंस है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसको मेरे ख्याल में ये ना जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो सिर्फ से
पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि हाँ, वो तो कोई कर लिया है काफी हद तक मेरे ख्याल कानूनी से। अगर चाराजोई करेगी, कानूनी चाराजोई करेगी, तो अगर देखा जाए तो जस्टिस मलिक ने एक में तो सजा दी है, तो एक में बरी किया है, ठीक है ना? तो इसका मतलब फिर दोनों गलत है, फिर दोनों का ट्रायल दोबारा होना चाहिए। और लोग ये कह रहे हैं कि जिस पे बरी किया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, ठीक है ना? वो जो फ्लैगशिप का केस था, ठीक है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस था जिसपे इसने बरी कर दिया, बस टेक्निकल पॉइंट से बरी कर दिया। अगर वो केस दोबारा खुल जाता है, ठीक है, तो मुस्लिम लीग नून दोबारा बहुत बहुत बुरी फंस जाएगी। खुल तो सकता है। मुस्लिम लीग नून कभी भी कानूनी कोई किसी किस्म का कोई इस पे नहीं करेगी। हाँ, हमारी आवाम तो आपको पता है कि हम तो शहंशाह लोग हैं, हम तो जो है ना, हमदर्दियां इस पे समेटेंगी। हमदर्दियां समेटेगी, जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून का पॉइंट वैलिड है, ये पॉइंट बड़ा हाँ वैलिड है बिल्कुल। कि एक ऐसा जज कि जिसने मिसकंडक्ट किया है, जो गलत है, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए, इखलाकी तौर पे भी देखा जाए, तो एक ऐसा बंदा कि जो एक मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ और अदालत ने उसको सजा दी, ठीक है। और क्या वो ये फैसले जो उसने जो भी फैसले किए हैं, वो आया उसके फैसले जो हैं वो ठीक हैं या गलत हैं? लेकिन फिर सिर्फ ये दो फैसले नहीं होंगे, ठीक है, फिर सिर्फ तो ये दो काफी फैसले सारे वो इसमें एक फैसले और 2000 चीज है, क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। इसमें एक और चीज है 2003 से जस्टिस है। इसका मतलब पिछले 18 साल के जितने भी उसने केसेस किए हैं वो सारे पे लेन एंड वाइड हो जाएंगे। हाँ, मतलब मैं इसमें एक और बात करूंगा कि ये बात ठीक है, ये वैलिड होगी, नून लीग की ये बात वैलिड होगी, लेकिन मैं अगर नून लीग की नीयत के ऊपर जाऊं, यानी मोटिव के ऊपर जाऊं, यानी इनका मोटिव जो है ना एज पार्टी, वो इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि जो जजेस होने चाहिए बहुत बाकिरदार होने चाहिए और बिल्कुल वो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए और उनका जो है ना वो ज़मीर एकदम जीता जागता होना चाहिए। ये तो हकीकत है कि ये खुद ऐसे जज चाह रहे थे, जो को पता चल गया इनके एफिडेविट और बाकी चीजों से कि वो चाहे ही जस्टिस ऐसे कयूम जज का तो रहते। वो टेप भी आई थी ना, वो तो टेप तो बड़ी मशहूर हुई थी ना, जस्टिस नहीं, कयूम की वो और तो शहबाज शरीफ की जो टेप। पीएमएलएन हो या पीपीपी हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो जो करप्ट हो, वो तो चाहती है ऐसे जजेस है जिनको बाद में ब्लैकमेल किया जाए और अपनी मर्जी का फैसला उनसे निकलवाया एग्जैक्टली। जाए। मसला ये हुआ कि अरशद मलिक साहब वो ब्लैकमेल हो ही नहीं उस लेवल पे इनसे, तो अब ये उसके ऑपोजिट जाके क्लेम कर रहे हैं कि देखो बंदा ही ऐसा, तो अब ये नहीं हो सकता। अगर ये हो जाते तो ये बड़े खुश होते। तो ये वही वाली है हाँ, सेंटिमेंट्स के, यानी जब हुकूमत को गिराया जाता है तो आप जाहिर सी बात है जिस वजह से भी गिराया जाए वो एक अलग बात है, गिराना गलत है सही है, लेकिन वो आपको अगर हुकूमत ने 4 साल 11 महीने के बाद गिराया जाए जबकि सिर्फ 1 महीना बाकी रहा हो, तो फिर भी जो सेंटिमेंट्स होती है ना, आपको एक एक कार्ड मिल जाता है पॉलिटिकल खिलने के लिए माइलेज कि मिल हम जाता है ना आपको। हाँ, कि यार हमारी तो हुकूमत ही नहीं मुकम्मल होनी दी, चाहे आपकी हुकूमत को मुकम्मल होने में 1 महीना क्यों ना रहता हो। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दोनों ने ये इस तरह किया, लेकिन उनकी हुकूमतें तो 2-2 ढाई-ढाई साल में गिराई गई थी, वो अलग चीज है, यानी जो भी वो एक डिफरेंट बहस है। लेकिन वही बात है कि सेंटिमेंट्स आप लोगों के गैदर करते हैं यार, और आप विक्टिम एक यू 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 गेट अ वेरी गुड स्टोरी टू प्ले, जिसके तौर पे आप अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश कर सकते हैं। लेकिन वो बात है, मेरे ख्याल से ये पहले भी हमारी डिस्कशन में आई थी एक एपिसोड के अंदर, हमारा जुडिशियल सिस्टम उसको रिफॉर्म होना चाहिए और करना चाहिए, और सारी चीजें इसके अंदर हमारा जुडिशियल प्रोसेस जो है, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए। और गालिबन वजीर आजम साहब ने एक कमेटी भी बनाई है जिसके अंदर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की, जिसमें फर्रुख नसीम, जो आजकल मुझे नहीं पता लॉ मिनिस्टर है या नहीं है, यार किसी का हमारे केस हमारे तो नहीं प्राइम लड़े। मिनिस्टर ना, प्राइम मिनिस्टर आजकल जिस चीज का भी नोटिस ले रहे हैं ना, उसका सत्यानाश हो रहा है, ये चीज नोट रखिएगा, ठीक है ना? ठीक। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ दान भाई कि जो फर्रुख नसीम साहब है आजकल लॉ मिनिस्टर है या आजकल वो किसी का केस लड़ रहे हैं? क्योंकि वो कभी केस लड़ने चले जाते, कभी लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं, वो क्या बस चल रहा है, बीच में क्या रहते हैं, सिचुएशन? बीच में एक टांग उनकी उधर होती है, एक इधर होती है, कि जब वो लॉ मिनिस्टर के कहीं साइन करने, तो वो साइन करके दोबारा वो केस लड़ने चले जाते हैं, पता नहीं इस टाइम सही। कहाँ पे हैं वो। मेरा नहीं तो ख्याल कि उन्होंने उन्होंने हल्फ उठाया अभी दोबारा, मुझे याद नहीं हाँ, पड़ रहा। दोबारा मेरे ख्याल से नहीं उठाया वो। अभी पहले बाजवा साहब का केस, या पता किसका केस लड़ने गए थे, ये मुशर्रफ मुशर्रफ साहब। का केस, हाँ हाँ, मुशर्रफ का केस लड़ने गए थे, फिर वापस आए थे। अब ये काजी फायज ईसा का केस लड़ने गए, अब वापस अभी तक तो नहीं आए। आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और अभी कोई लॉ मिनिस्टर है नहीं आपके यहाँ। तो अब उन्होंने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनाई है वजीर आजम साहब ने, अब हम यानी अब जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो उन्होंने फर्रुख नसीम जैसे शख्स को, जो मुशर्रफ का केस लड़ता है, जो अल्ताफ हुसैन का केस लड़ता रहा है जो शख्स, ठीक है, उसको उसका मेंबर है। और बाबर अवान, जो जिसके ऊपर खुद मेरे ख्याल से करप्शन की कुछ केसेस हुए थे, और फिर पीटीआई ने कुछ थोड़ा सा किया था उसको, यानी स्लैप ऑन द रिस्ट और दिया अब था, मजे लेकिन की आई बात थिंक बताऊं कि बाबर अवान को किसने बरी किया था?
जस्टिस मलिक ने सही है। जस्टिस मलिक ने बरी किया था उनको। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये इब्राहिम भाई और अदनान भाई, माज भाई, यानी कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रही है, ठीक है, बड़ाई नाम तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रही है, लेकिन जिस तरह की टीम है इनके पास, तो अल्लाह ही हाफिज है, यानी क्या होता है उससे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जिस तरह आजकल अरशद मलिक साहब एक हैं जो बेचारे परेशान हाल चल रहे हैं, एक और अरशद मलिक साहब हैं जो बहुत ही, मैं 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 अज्यूम कर रहा हूँ कि वो काफी परेशान हाल चल रहे होंगे, और वो हैं हमारे पीआईए के अरशद मलिक। हाँ तो हाँ, उनका भी नाम पीआईए अरशद के जो मलिक ही है। उनका भी नाम अरशद ये मलिक हफ्ता अरशद मलिक के लिए बहुत कुछ भी मुश्किल हो, है। अपने बच्चों को अरशद मलिक नाम ना रखना प्लीज, ये सीख लो। अरशद के साथ कुछ और लगा देना, मलिक के साथ कुछ नहीं और नहीं, लगा देना। नाम के साथ कोई मसला नहीं है, अरशद मलिक नाम अच्छा है, ठीक है करतूत ना, अच्छा नाम है। का कोई मतलब नहीं है। अब कोई भी नाम कोई और रख के कोई भी गलत काम करता है तो इसका अरशद मलिक नाम से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नाम रख के काम अच्छे करें तो ये नाम मशहूर भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा। नाम रख के गलत काम करेंगे तो कोई भी मोहम्मद नाम रख के नाम लोग यहाँ पे गलत काम करें तो उसका क्या मतलब है। तो सही है। अब अरशद मलिक साहब जो पीआईए के चेयरमैन है या सीईओ है, तो वो हेड फॉर्मल एयर चीफ मार्शल वो भी हैं, एयर चीफ भी हैं। तो आपको पता है, जिस तरह अब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ही पता चल गया होगा, जब से यूरोप में बैन लगा है पीआईए के ऊपर, एक तो बैन लगा है पाकिस्तानी पायलट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया में, वियतनाम समेत उनको ग्राउंड किया जा रहा है। तो और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है पिछले 1 महीने पहले कराची के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ थी, एक ट्रेजिडी थी। और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ इन्वेस्टिगेशन गालिबन हुई, और फिर 25 जून को जो है गुलाम सरवर जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट असेंबली फ्लोर पे प्रेजेंट की, जिसके अंदर उन्होंने ये कैटेगोरिकली क्लेम किया, कहा कि 1/3 ऑफ द पायलट्स, यानी 800 आउट ऑफ द 800, 1/3 पायलट्स जो हैं वो फेक लाइसेंसेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ये उन्होंने असेंबली फ्लोर पे बात की, जिसके ऊपर बड़ा शोर गुल हुआ। लोगों ने बड़ी हमारे जो हुकूमत के हामी हैं उन्होंने बड़ा वाहवाह भी किया कि देखें, यानी हमने कोई चीज छुपाई नहीं, हमने तो फौरन बात कर दी, ये पिछली हुकूमतों की तरह हम नहीं छुपाने वाले। बहुत अच्छी बात थी जो कि, तो ये 1/3 पायलट जो तकरीबन 200 कुछ बनती हैं जिनकी तादाद, फिर पीआईए ने मांगा कि 262 हाँ 262 की तादाद है। तो फिर पीआईए के जो यही अरशद मलिक साहब हैं, इन्होंने फिर कहा कि यार ये आप मुझे एक ऑफिशियल लिस्ट शेयर करें ना कि क्या है, क्या कौन है ये फेक लाइसेंसेस वाले और ये सब। तो वो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन गई उसके अंदर तो बिल्कुल ही कोई और ही बात लिखी हुई थी जो उन्होंने असेंबली फ्लोर में कही थी। उसके अंदर उन्होंने तो कहा कि जहां पे वो असेंबली फ्लोर में क्लेम था कि फेक लाइसेंसेस हैं, वो लेटर के अंदर कुछ और ही लिखा हुआ था। किसी ने लेटर पढ़ने का किसी को इत्तेफाक हुआ है या नहीं, या ये लेटर पढ़ने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो हुई हाँ तो उसके अंदर तो उन्होंने यही बात की हुई थी कि ये शायद नहीं, वो तो फेक तो नहीं है, लेकिन हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंडिकेशन है, इंडिकेटर्स हैं कि वो ऑथेंटिसिटी के हवाले से उनकी। एक चीज जिसका तो ख्याल किया जाए कि कह तो रहे हैं कि फेक लाइसेंसेस हैं, लेकिन लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी तो एक ही है आपकी, सीएए के सीएए, नाम से। ऐसा तो हो नहीं सिविल सकता एविएशन कि किसी अथॉरिटी। ने घर पे प्रिंट किया हो और लाके बोल दिया कि ये लाइसेंस है। और ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें हर साल हर 6 महीने पे आपके लाइसेंसेस चेक होते हैं, आपको एग्जाम्स फिर से लिखने होते हैं, और क्या कहते हैं, जिसमें इतनी सख्त स्क्रूटनी की जाए कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं, दिखाना एग्जाम पड़ जाता है। एग्जाम फिर से नहीं होता। हर साल होता एग्जाम्पल, है। एक दफा लाइसेंस लाइसेंस इश्यू हो जाए तो वो फिर उसको उसकी कुछ उसकी जो सेफ्टी जो भी होती हैं वो चीजें जी, चेक की जी, जाती हैं। एक बिल्कुल। दफा लाइसेंस इश्यू हो जाए, मैं कल कल जब परसों जब ताहा ने कहा था कि यार इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मेरे एक जानने वाले थे पायलट, तो मैंने उनको फोन किया क्योंकि खबर चल रही थी, थोड़ी टेक्निकल चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये है क्या बेसिकली यार, तुम लोग क्यों फेक, तुम लोगों ने क्या घर में बैठ के ये बना के प्रिंट करके तुम लोग जहाज उड़ा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्या हो गया, फेक नहीं है ये जो भी लाइसेंस है, इसको फेक नहीं का, फेक वो होता है कि बिल्कुल। एक थर्ड पार्टी बनाए, ठीक है ना, थर्ड पार्टी घर में बैठ के उसको बनाए और उसको स्टैम्प करके उस पर साइन करके उसको इशू कर दे, वो फेक है। ये फेक नहीं है, ये सीएए ने खुद इशू किए हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने, उसकी स्टैंप है, उसके सिग्नेचर है, ये खुद जो रेगुलेटर है जो कि लाइसेंस रेगुलेट करता है, ये वो है।
ठीक है ना। बिल्कुल। उसने थोड़ी सी बताई है कि बेसिकली है क्या ये। वो कहता है यार 3 किस्म के लाइसेंस होते हैं, पीपीएल जिसे कहता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, एक होता है सीपीएल कमर्शियल पायलट कमर्शियल लाइसेंस, पायलट लाइसेंस होता है, और एक होता है एयरप्लेन कैरियर एटीपीएल, लाइसेंस, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जो पायलट बेसिकली लाइसेंस। इसका इशू चल रहा है, एटीपीएल का इशू चल रहा है। वो कहते हैं जो पीपीएल है ना, इसके 7 एग्जाम होते हैं, और 40 फ्लाइंग आवर्स जो होता है ना एक पायलट ने वो करने होते हैं, उसके 7 एग्जाम देने होते हैं। जो फिर सीपीएल है उसके 8 एग्जाम होते हैं, और 190 टू 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। जो एटीपीएल है उसके 8 एग्जाम होते हैं, और 1500 जो फ्लाइंग आवर्स फ्लाइंग कंप्लीट आवर्स। करने होते हैं। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इशू तो करता है सी, ये सब लाइसेंस। हुआ क्या कि ये इनका एक एग्जाम होता है, ठीक है ना, जो कि इन्होंने टेक्नोलॉजी यूरोप से मंगाई, जिस जार के नाम से, JAR जार के नाम से है। जिस तरह, अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं, कि जिस तरह पाकिस्तान में NTS नहीं है, जिस तरह आप NTS का टेस्ट नहीं देते जाके बाकायदा, वो NTS तो मैन्युअली होता है ना, कि वो जाके आपने एक सर्कल को वो फिल करना है, ये जी, जी, ये बाकायदा कंप्यूटर कंप्यूटराइज बेस्ड होता टेस्ट है, हो बिल्कुल। ये कंप्यूटर बेस है। हुआ क्या, तो वो कहता है कि यार तकरीबन 30% लोगों ने क्या किया है कि, जाहिर बात है वो जो पायलट होते हैं वो फ्लाई करते थे, जिनके पास होता है ना सीपीएल, वो होता है जिसको को पायलट कहते हैं, वो सीपीएल होता है। कैप्टन बनने के लिए एटीपीएल को आपको क्लियर करना पड़ता है। उनके जो फ्लाइंग आवर्स होते हैं वो तो कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन उनसे ये टेस्ट क्लियर नहीं होता। और बकौल उसके, मेरे दोस्त के टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, आप जाएं थोड़ी सी तैयारी करें, जाके तैयारी करके दे ले, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं हो पाता, वो उनसे क्लियर नहीं हो पाता, तो वो फिर बाकायदा सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो जो रेगुलेटर है, ठीक है ना, उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, जो 8-8 10-10 लाख रुपया लेके किसी के थ्रू वो उसको वो क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक किस्म का, अगर मैंने फिर उसको क्वेश्चन मेरा ये था कि ये किस्म का फेक हो गया ना। अगर फर्ज करेंगे मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता हूँ, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती, ठीक है ना, मैं कहता हूँ यार मुझे ड्राइविंग करनी आती है, लेकिन जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है, जो सिग्नल वगैरह का टेस्ट होता है, यार वो तो मुझे नहीं आता, वो ताहा तुम दे देना मेरी जगह। वो तो मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है, तो वो एक किस्म का फेक ही हो गया ना, हाँ, बिल्कुल फेक फेक ही है। नहीं ठीक है ना, कहूँगा ना कि मैं मुझ इसको, हाँ, असल में इसके बात लिए यही 2 है। टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। मैं भी इसके ऊपर पढ़ रहा था। अतान भाई की बात जो है वो सही है, यानी लेकिन जब फेक कहा जाता है तो फेक की एक खास जाली, टर्मिनोलॉजी है। हाँ, अ, लाइसेंस इटसेल्फ तो जाली नहीं है, लेकिन डूबियस है। डूबियस एक अलग वर्ड ड्यूबियस, इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। डूबियस के अंदर ये होता है कि वो कोई ऐसा लाइसेंस है जो मशकूक है, और उसके पीछे मशकूक होने की कई वजूहात है। यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंदर कोई ऊंच नीच हुई है, जिस तरीके से वो क्या कहते हैं, एग्जाम लिया गया है, या एग्जाम जिस तरीके से क्लियर किया गया है, उनके ऊपर सवाल निशान बनता है। असल में जो मैंने इसके ऊपर जो रास, और ये रेफरेंस पॉइंट के लिए इसके ऊपर काफी दूसरे पॉडकास्ट के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। एक एविएशन एक्सपर्ट है, उनका नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ। उनका नाम है अपना ताहिर इमरान। ये अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, और रिनाउंड एविएशन एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने भी आके अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर ये बात फरमाई कि देखिए, जो इनकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये वाले जो 3 डिफरेंट लाइसेंसेस है जो कि अदनान भाई ने अभी इसमें बोले, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मेन जो बड़ा लाइसेंस था कमर्शियल पायलट्स के लिए ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उसके अंदर काफी अरसे से सिस्टम जो है वो ओवरहॉल नहीं हुआ था, यानी अपडेट नहीं हुआ था। और जो ज्यादातर जो पायलट्स थे ना, वो पुराने सिस्टम्स के ऊपर ही अ, वो ऑपरेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले उनको जब बोला गया, तो फिर वो सिस्टम सारा चेंज हुआ, और फिर वो सारी नई चीजें आई। तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है, फिर एग्जाम्स दोबारा उनको बोला गया कि आपने देना है, और वो सिमुलेशंस आपने दोबारा करनी है। उस जगह पे जाके ज्यादातर जो पायलट्स, जो ड्यूबियसनेस जिसके हवाले से बात आ रही है, ज्यादा पायलट्स की जो ज्यादा ड्यूबियसनेस वहां से फिर पैदा हुई है। यानी जिन पायलट्स ने देना था सही तौर पे उन्होंने दे दिया, कुछ पायलट्स वो प्रोसेस से दोबारा नहीं गुजरना चाह रहे थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ लोगों को पैसे दे दिए, दूसरे पायलट्स को, कि भाई तुम मेरी तरफ से कर देना। किसी ने किसी को बोला, किसी ने किसी को बोला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पायलट्स नहीं थे।
यानी वो पायलट्स थे, वो पिछले सिस्टम पे ऑपरेट कर उनकी रहे थे। ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग हाँ, उनकी ट्रेनिंग हुई हुई थी, वो कोई सिमुलेटर ऐसा जो नहीं। होता है, जो जिसको हाँ। सिमुलेटर ट्रेनिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में तो नहीं है। वो मेरा दोस्त मुझे ये बता रहा था कि हमें हम्म दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, हमारी वो जो सिमुलेटर ट्रेनिंग है वो हुई हुई है। हाँ। लेकिन ये जिससे आप समझ लें कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो हम्म आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ता है। सब लिस्टनर हम्म को ये चीज पता होगी, एक कंप्यूटर का एक हम्म किस्म का टेस्ट होता है। हम्म। वो समझ लें कि यार पायलट के लिए वो वाला एक टेस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर यही हुआ कि असल में जो मैसेज गया है, देखिए जो मैसेज जो गया है ना, वो बड़ा जरूरी है। यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी गई, उसकी इम्प्लीकेशंस इतनी वाइड हैं। अब मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि जो पीआईए का जो हाल है हमारा, जो तबाह हुआ है, वो ज़ाहिर बात है पीएमएलएन, पीपीपी और पिछली जो फौजी हुकूमत या जो भी है, उन सब ने इसके ऊपर खूब इसको जो है ना चीड़-फाड़ किया इस इदारे के साथ, तबाह किया, अपने लोगों को भर्ती किया है बगैर किसी मेरिट के, और सियासी भर्तियों के अलावा इसमें करप्शन और अपने अपने लोगों के लिए मराते एमएनए एमपी की फैमिलीज और एक वो सारी एक चीजें। फिगर एक फिगर है कि पाकिस्तानी एयरलाइन के अंदर पर एयरक्राफ्ट 700 का स्टाफ होता है, एंड माशाल्लाह। इन कंपैरिजन टू दैट एयर इंडिया का 107 अब हाँ, अब ये का फिगर्स आती स्टाफ है, है। मुझे भी इन फिगर्स की हाँ, वैलिडिटी नहीं पता, लेकिन बहरहाल यार ये अपनी जगह नहीं, ये फिगर्स वैलिड है, ये मैंने चेक की हैं, और ये अच्छा। रिस्पेक्टेबल मीडिया सोर्सेज से आई हैं। और इसी तरह जैसे टर्किश एयरलाइन है, उसकी हाँ, वो टर्किश वाला 87 है। कंपैरिजन भी आ रहा था, वो बाद में पता चला वो गलत कंपैरिजन है, वो टर्किश और पीआई का साथ में जो आ टर्किश रहा था। लुफ्तांसा का हाँ, 127 है। तो बहरहाल तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो इदारे को तबाह तो पहले कर चुके थे, अब इसकी जो आखिरी जो भी सांसें थी या इसको रिवाइव करने की जो भी उम्मीद थी, वो फिर इस हुकूमत में आके इसको इस तरह से खत्म किया गया। वो इस तरह से नहीं कि कोई जेन्युइनली यानी पीआई ऑपरेट नहीं कर पा रही, बट आपने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया। देखिए, लोगों की जानों को ख्याल रखना, उनको प्रायोरिटी पे रखना, उसपे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है। यानी अगर आपकी कोई लेजिटिमेट फाइंडिंग्स थी, यहाँ पे मैं फिर एम्फसाइज़ करूँगा, लेजिटिमेट फाइंडिंग्स। आपकी मिनिस्टर ने लेजिटिमेट फाइंडिंग्स दी, उन्होंने कहा कि हमारा ये गुमान है, ये उनका एक शक है, ये उनका एक अंदाज़ा है। मतलब मैं ये अगर बोलूँ कि इतने लोग हैं जिनके पास मुमकिन है कि डूबियस लाइसेंसेस हो, ये मुमकिन उन्होंने कहा था। आपने फ्लो ड्यूबियस या फेक? dubious। उन्होंने फेक कहा ड्यूबियस था, का लफ्ज। हाँ, डबल यानी डबल उन्होंने गलती की कि फेक लाइसेंस हो सकता है। अब इसके ऊपर अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे, इसी स्टेटमेंट को रेफरेंस पॉइंट बना के ईयू ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उनकी जो फ्लाइट अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि इस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग पीआई की सारी फ्लाइट्स ग्राउंड कर रहे हैं, हम इनको इजाजत नहीं देंगे। और फिर जब ईयू ने किया, जो इतनी बड़ी एक यानी यूनियन है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल एक बॉडी है, उसके बाद तो फिर वो डोमिनो इफेक्ट हुआ ना। फिर हर बड़े मुल्क, हर बड़ी एयरलाइन जहां भी मुल्क के अंदर ये ऑपरेट करी, जो फ्लाइट हब्स हैं, पाकिस्तानी जिनके हाँ, पास भी सीए से जिनके लाइसेंस पास है भी अपेरेंटली। सीए अप्रूव्ड लाइसेंसेस हैं, जो आप मतलब आप ये कह लें कि जो एमिरेट्स की पाकिस्तानी एयरलाइंस ने बेचारे किया, हमारे, हाँ, एमिरेट्स ने बोला कि हम दोबारा, वियतनामीज एयरलाइन ने वियतनामीज किया है। एयरलाइन ने किया है। मलेशिया ने किया है, और मतलब बेतहाशा लोगों ने करना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट अब। और मैं खुद भी एक वीडियो के अंदर ये देख रहा था, ये वीडियो इंडिपेंडेंट वीडियो, चूंकि मैं एविएशन वीडियोस को फॉलो करता हूँ, उसमें एक कमेंट्री कर रहा था, ये बाहर की कोई बंदा, उसने पीआई के ऊपर बनाई हुई थी छोटी 2.5-3 मिनट की क्लिप, उसने पीआई के ऊपर अपडेट दी। उसने कहा कि अब पीआईए का बहैसियत एयरलाइन ऑपरेट करना उस लेवल पे जाके, जिस पे पहले करती थी, या मैं तो बहुत पहले वाले पे भी नहीं जा रहा, कि जो अभी कर रही थी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एयरलाइंस ऐसे लॉसेस से फिर रिकवर नहीं कर पाती। ये बैड पीआर कहें इसको, बैड स्ट्रेटजी कहें इसको, आप कुछ भी बोलें, इसको अब आपने, और मुझे बहुत ही निहायती दुःख और अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा एक हीरा, एक और इदारा था जिस एक ज़माने में जो पाकिस्तान के लिए सोर्स ऑफ प्राइड था, हमने उसको अपने हाथों से अपनी एक तो सियासी इख्तलाफ और चिपकलिश और इन सब चीज़ों से, करप्शन से और इन सब चीज़ों से, इसको हमने ऑलमोस्ट दफ़न कर दिया है। इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि अब आगे क्या हो सकता है? ये जो होना था, इसमें इस ये हो गया है। आपने इंतहाई अहमकाना तरीके से इसको किया। आप पहले कोई, आपके पास लेजिटिमेट कोई प्रूफ आ जाता, सब फाइंडिंग्स हो जाती, जो चल रही थी बिहाइंड द सीन्स, ऑडिट भी चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, सब आपने लेकिन प्रीएम्प्टिवली एक बात कह दी, वो भी गलत अंदाज में बोली, और उसका हमें अब ये उठाना इब्राहिम, पड़ रहा है, जो कि इन्वेस्टिगेशंस का एक और मसला था कि काफ़ी टाइम ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी आपकी, दे वर बीइंग ब्रश्ड अंडर द रग, यानी इग्नोर किया जा रहा था, और इसी वजह से आपके सिस्टम में काफ़ी इनएफिशिएंसीज थी और काफ़ी मिसमैनेजमेंट थी।
आपकी देखिए एयरलाइन ऐसे ही नहीं अभी क्रैश हो भी जाती। पीआईए डोमेस्टिकली तो फ्लाई कर ही रही है ना, हमारे डोमेस्टिकली पायलट्स अभी भी बिल्कुल। ऑपरेट कर ही रहे। और जो देखें 200-250 लोग जिनके ऊपर ये सवालिया निशान उठाता, आप उनको उसी वक्त नोटिस देते कि तुमने फ्लाई नहीं करना, आप उनके लाइसेंस पुल नहीं, बैक कर उनको ये लेते, ग्राउंड कर मसला देते था हैं। ना, उनको ये ग्राउंड कर मसला देते। था रेगुलेटर का ना, जो रेगुलेटर है सीए, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो उसका जो जिसने इशू किए हैं लाइसेंस, ठीक है ना, बिल्कुल। जो अगर वो रेगुलेटर खुद है, जो मुलव्विस हो रेगुलेटर तो है, फिर क्या ठीक है कर ना, सकते हैं? उसको उसको वो जवाबदेह होना चाहिए ना, जवाबदेह तो हम्म, वो होना चाहिए। अब मेरे पास फर्ज करें कि एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक है ना, उससे अटेस्टेड डिग्री है, एचईसी से अटेस्टेड डिग्री है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कहीं पे जाऊं, एचईसी से भी अटेस्टेड डिग्री है और वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी अथेंटिक है। अब मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाऊं तो वो कहेंगे नहीं यार, ये तुम जो है ना, तुम्हारी डिग्री जाली है। भाई तुम मुझे किस तरह कह सकते हो मेरी डिग्री जाली है? जाके एचईसी से पूछो आप, एचईसी ने मुझे अटेस्ट करके दी हुई है, ठीक है। जो रेगुलेटर है उसने लाइसेंस इशू किया हुआ है। आप रेगुलेटर को पे ब्लेम करने के बजाय आप पायलट्स पे ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार पायलट्स की मिली भगत नहीं होगी, होगी, चलें वो ठीक है ना। लेकिन असल जो मुझे मुझे जो सजावार लग रहा है वो सीए है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, ठीक है ना, वो बिल्कुल है। रेगुलेटर है, वो अदनान ने रेगुलेटर है, ठीक है ना। अदनान ने उसके 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 अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो हमारी मिनिस्ट्री जो गुलाम सरवर साहब है ना, उनको रिपोर्टिंग है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो चार्जशीट अपने लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने चार्जशीट पायलट्स के लिए नहीं पीआईए की। की उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री यानी कि अपने अंडर की जो है ना उसके लिए चार्जशीट है कि भाई तुम लोग कहाँ पे हो, ठीक है ना। क्या तो अदनान नाम है, ये अदनान उनको। भाई, जी जी। अदनान भाई, तो फिर ये इसका ये मतलब हुआ कि यानी पीआईए एक अनफॉर्चुनेट विक्टिम हुई सीएए की, ना ना बिल्कुल अहली की, या उसकी, बिल्कुल। ये मैं भी है। मैं तो क्योंकि इसका क्योंकि सोल्यूशन क्या क्योंकि है, पीआईए इसका पीआईए तो पीआईए के अंदर तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी पायलट्स वही होंगे जो सीए से निकले हुए हैं, क्योंकि पीआईए बिल्कुल ऐसे ही एक है। जो नेशनल एयरलाइन है उसके अंदर पाकिस्तानी पायलट ज्यादा ही हैं, और हमें पता है कि किन चीजों के थ्रू गुजर रही है। तो लेकिन अब वही आ रहा है ना कि हर जगह पे पाकिस्तानी पायलट जो सीए से सर्टिफाइड है या जो भी लाइसेंस्ड है वो सफर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैं एक और बात बताऊं आपको। पीआईए की भी हवाले से अगर हम बात करें, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, कि ये जो ईयू का ये जो स्टेटमेंट आया है ना, इसके अंदर भी इन्होंने एक बात की है। इन्होंने कहा हाँ है कि ये जो पीआईए का जो अभी रीसेंट हादसा हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करके सारा मलबा पायलट को बढ़ा लिया गया, ये पायलट की सारी गलती थी। वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। ये उन्होंने बोला कि ये गलत बात है कि पीआईए की सारी जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, नाकामियां हैं, खामियां हैं, उनको एक पायलट के ऊपर डाल के अपने आप को बरी कर देना। और उन्होंने ये बात बोली कि ये पीआईए के साथ तो ऐसे माइनर हादसात, यानी माइनर नहीं होगा, पोटेंशियली तो वो बड़े हादसात हो सकते थे। ये हादसात तो पिछले कई सालों से पेश आ रहे हैं। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो हवाले से जो भी प्रोसीजर्स हैं और प्रिकॉशंस के हवाले से सीआईए वो पीआईए उसमें काफी अरसे से फेल करते हुए आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे। 6 महीने पहले गालिबन ईयू ने कुछ इसी तरह का उनका कुछ कैंसिल कर दिया था, सेफ्टी में फेल कर दिया था, सेफ्टी बिल्कुल। जो भी टेस्ट है उसमें फेल किया था, पीआईए को फेल कर दिया था हम्म। आई थिंक तो 6 months बैक। उन्होंने ये बात कही, यानी अब तो एक पायलट मर गया है ना बेचारा, उसके अंदर जो क्या हादसा हुआ था, वो तो अपनी कहीं भी जाके सफाई नहीं पेश कर सकता कि क्या था क्या नहीं था। हमारे लोगों के अंदर तो आपको पता है अभी तक किसी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई कहीं पे। आपको पता है कहीं पे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई भी नहीं देता हमारे यहाँ, वो है ही नहीं। तो बस वो एक फाइंडिंग हुई, इन्होंने बोला ये सारा मसला इसके ऊपर करो, खत्म करो, लेकिन जबकि इस बात पीआईए पे के अंदर ख्याल किया बहुत ढेर जाए सारी। इस जी। बात पे ख्याल किया जाए कि दिस इज़न्ट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि आपके पायलट्स पकड़े गए हों जिनके डूबियस लाइसेंसेस हों, हाँ, बल्कि और पीआई के इस साथ एक और मसला रहा है कि हमारे पीआई के जो क्रू है, जो स्टाफ है, उसके उसके बिहेवियर के साथ एक बड़ा मसला हमेशा रिपोर्ट होता है। भाई वो कैप्टन थे, वो कैप्टन सो गए बीच जहाज के अंदर। अच्छा, 2 पायलट्स थे, वो फ्लाई कर रहे थे, दोनों जो पायलट्स हैं वो कॉकपिट के अंदर सो गए। अच्छा, पीआई के अंदर से मंशियात जो है वो स्मगल होते हुए जा रही है, वो कभी कुछ निकल रहा है, वो ह्यूमन बाथरूम ओवरफ्लो हो ट्रैफिकिंग गया, होती है। ह्यूमन ट्रैफिक हो गई, खुदा ना मतलब आप थ्रू आउट वो जो स्कैंडल्स की एक लिस्ट उठा के देखें तो ये चीजें मौजूद हैं। एक ये खबर थी कि मैनचेस्टर से फ्लाइट उड़ी पीआईए की और बीच रास्ते में वापस घूमना पड़ा क्योंकि उसका जो टॉयलेट से वो ओवरफ्लो कर इस गए थे। बात को मैं और एक और पर्सनली मजे की बात अटेस्ट कर बताऊं कि सकता जो हूँ मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि मैंने बकायदा खुद ही वो देखी थी ये। ये क्या जो क्या आपने भी बात कही है, ये मेरी फ्लाइट पे हो चुका है, नॉट वंस बट ट्वाइस। पीआईए की जी फ्लाइट जी, पे पीआईए की एक ही दफा कि टॉयलेट ओवरफ्लो कर एक ही गया दफा था। मैंने पीआई की फ्लाइट ली थी अब्रॉड जाने के लिए, और उसमें हाँ वक्त आया कि बाथरूम जाया जाए और दरवाजा खोलते ही
नजारा ऐसा था कि बस वापस मुड़ना पड़ गया। माशाल्लाह। लेकिन और अदनान एक और भाई मजे क्या की क्या बात, बाकी पूरी फ्लाइट क्या किया वहां तुमने? बैठे रहे, 4 घंटे और थे फ्लाइट में और मैं बस बैठा रहा था और कुछ किया नहीं 4 जा घंटे तक अल्लाह। कंट्रोल। ओह यार क्या सकता। कंट्रोल है लेकिन और एक बात कहूंगा, मिनिस्टर साहब भी ना ये लड़ चुके हैं, क्या नाम है इनकी भी, इन पे भी केस था जाली डिग्री का, इन पे खुद जाली डिग्री का बिल्कुल केस सही भी है। था मिनिस्टर अब साहब पे। कहा गया कि पिछले साल ये सेटल हो गया था कि उनको क्लैरिटी मिल गई थी कि इनकी डिग्री जायज है, जाली नहीं रही। तो लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मुसलसल चाहे आप पीआईए को उठा के देख लें, चाहे आप जुडिशरी को उठा के देख लें, लेकिन एक हमारे बात यहाँ जो कहूंगा, अदनान ने अभी सीए रेज है। किया था कि सीए को अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया गया। इस पे था कि पिछले साल मेरे ख्याल से इस पे केस हुआ था कि सीए जो है पायलट्स को लेके गया था जिनके डूबियस लाइसेंस थे, कोर्ट में लेके गया और उन्होंने बोला कि इनके रिवोक कर दिए जाए लाइसेंसेस। जज ने इनसे डिसएग्री किया था, उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें लगता है कि इन लोग के लाइसेंसेस डूबियस हैं तो ये सिर्फ उस वक्त डूबियस हो सकते हैं अगर तुम्हारे एम्प्लॉइज इस बात में शामिल हो, तो तुम इन एम्प्लॉइज को भी इसके अंदर फारिग करो। इसकी कोर्ट लेकर आओ और फाइंडिंग्स पे विटनेस के हाँ तौर पे लेकर। हाँ, यानी लेकिन अकॉम्प्लिसेस जब तक ना होंगे अकॉम्प्लिस इनके साथ। सीए का जवाब था कि हम अपने एम्प्लॉइज की लिस्ट कभी नहीं देंगे, जिसकी वजह से जज ने बोला, इतने डिसीजन पायलट्स के फेवर में दे दिया और कहा कि इनके लाइसेंसेस रिन्यू करा दिए जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया सीए ने, क्योंकि उन्होंने बोला हम इनके लाइसेंसेस भी नहीं रिन्यू करेंगे और उनको कहते हैं ना लिम्बो में रखा है उस वक्त से। ना तो ही तो इनको अब बता। ना ही तो इनको आगे फारिग बताओ। किया, ना ही तो इनको बोला कि जाके जहाज चला लो, और उस वजह से ये लोग उस वक्त से ठहरे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने एम्प्लॉइज को नहीं आने देंगे उधर। तो ये अब बताएं, बंदा जाए तो कहाँ जाए भाई जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तान मतलब देखिए, के? यानी ये वही वाली बात है, सीए हो, पीआईए हो, जुडिशरी हो, जजेस हो, एक इंस्टीट्यूशनल हमारे यहाँ एक फेलियर हर लेवल पे नजर आता है। बिल्कुल और सीए इंस्टीट्यूशन का फेलियर को असल में क्या कहना चाहिए, या ये हमारा फेलियर है बेसिकली मॉरल लेवल पे अगर देखा जाए कि इंसान जब करप्शन के अंदर और डबल प्ले के अंदर और डीलिंग्स के अंदर और यानी फाउल प्ले के अंदर कोई कबाहत महसूस ना करे, अपनी जाती मफाद के लिए कुछ भी कर जाए, अपनी सेल्फिशनेस के अंदर या जो भी वजह है, उसके सामने ये वाले कोई मेयारात ना रहे, तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रहने वाले लोग जो हैं उनका मॉरल कैरेक्टर जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो ये तो हमें माशरे की फेलियर है बेसिकली, एज अ सोसाइटी हमें ये इस तो चीज को देखना माशरे पड़ेगा। की भी फेलियर है, और इस पे इसके एक और, यानी सीए ऐसा इदारा है जो हमारा, आई थिंक इज द लास्ट वन, और इज द ओनली वन ऑफ द लास्ट वंस जो कि जो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट मेकिंग इदारा है। और पिछले साल इससे और मेरे ख्याल से मजे की हमने बात सीजन बताऊं आपको इसको कि हमने ये देखिए, ये एक रेगुलेटर है ये, हाँ और ये रेगुलेटर होके सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, वो बिल्कुल सर्विसेज भी एक, प्रोवाइड हाँ सर्विस भी प्रोवाइड एयरपोर्ट को। कर रहा है कि वो एयरपोर्ट को ट्रालियां दे रहा है कि एक रेगुलेटर का क्या काम है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, मेरे समझ से बाहर है। इसी तरह के वो किसी बंदे ने बड़ा जबरदस्त कहा था कि पेमरा खुद केबल ऑपरेटर बन जाए, पेमरा जो है वो रेगुलेटर है, वो केबल ऑपरेटर बन जाए, तो वो क्या वो क्या करेगा फिर? एक ठीक है, रेगुलेटर है, वो एक तो ये रेगुलेटर होना चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये भी जाहिर सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें आ रहा है। लेकिन इसमें यही हो रहा था कि पिछले साल हमने मेरे ख्याल से सीजन 1 में पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, उस वक्त सीईओ को प्राइवेटाइज करने की बात आ रही थी, लेकिन क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लास्ट फ्यू इंस्टीट्यूशंस या जो भी जो प्रॉफिट बनाकर रेवेन्यू देता है पाकिस्तानी हुकूमत को। लेकिन ये है कि ये पीआईए और सीए हिस्टोरिकली ये हमेशा किसी फॉर्मर एयर फोर्स का कोई ऑफिसर होता है, वही रन कर रहा होता है, और उनके अंदर एक अच्छी बड़ी तादाद दोनों नहीं, दोनों आप खुल इदारों के के कह अंदर सकते हैं एयरफोर्स के ही एयरफोर्स हैं। की फॉर्मर एयरफोर्स एम्प्लॉइज है, बस यानी दोनों के अंदर। तो ये अब हमारी एक जो परसेप्शन है ना कि ये एयरफोर्स और आर्मी और जो भी नेवी या जो भी फोर्सेस हैं कि यार ये सबसे डिसिप्लिन्ड है और सबसे अपराइट मॉरल, और पता नहीं कुछ गलत ही नहीं कर सकते, और और पता नहीं सबसे जो कॉम्पिटेंट। भी लेकिन आप, अगर हाँ सबसे कॉम्पिटेंट है, और मुल्क तो इन्हीं को दे देते हैं और यही चलाए मुल्क को, और हम सब तो पता नहीं जो भी हैं। तो ये आपके सामने एक बड़ी मिसाल आ रही है कि यार ये कितने कॉम्पिटेंट है, कितने मॉरल है, कितने एफिशिएंट हैं, कितने यानी बात कॉम्पिटेंसी की आप है, कह ले स्किल्ड हैं, यार ये सारी चीजें लेकर बात आ जाए कि यार जो कॉम्पिटेंसी ये की आप है, चीज। सब लेकिन छोड़े ना, आप असद हाँ दुरानी की किताब पढ़ लेना, असद दुरानी बता देंगे कि भाई जनरल्स क्या क्या करते आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर।
कहाँ कहाँ कि पे। असद दुरानी जो फॉर्मर चीफ ऑफ आईएसआई जी जो है, जी जी, उन्होंने अपनी किताबें वो सारी चीजें जो खुद उन्होंने एक इंडियन को राइटर के साथ या कुछ बंदे के साथ मिलके उन्होंने लिखी है। चीफ रॉक के चीफ के साथ मेरे ख्याल से हाँ, गालिबन कोलैबोरेशन मिली थी। तो तो बहरहाल एक तो ये अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है, और यानी हमारा पीआईए का एक्सपीरियंस, हम अभी भी हम जो है ना पीआईए का, इब्राहिम भाई ने भी बात की, हम एक नॉस्टैल्जिया के अंदर ही रहते कि ओ यार पीआईए का जो क्या जमाना था, हमने एमिरेट्स को खड़ा किया, हमने फलानी एयरलाइन को खड़ा कर दिया, और हमारे ही पायलट्स थे और हमारे एमिरेट्स भी सर पे हाथ हाथ रख के बैठेंगे कि अच्छा इन्होंने हमें खड़ा किया था। तो ये सारी हम यानी मुसलमानों की जो एक अमूमी तौर पे कैफियत अनफॉर्चुनेटली जो एक अरसे से रही है कि हाँ एक हेल्दी नॉस्टैल्जिया होना चाहिए, लेकिन नॉस्टैल्जिया के अंदर घूम ही नहीं रहना चाहिए। हम मेरे ख्याल से हम उस लेवल पे नॉस्टैल्जिया पे लेकर चले जाते हैं कि यार ये हमारे आबा अजदाद ने तो दुनिया फतह कर ली, और हमने तो ये उलूम और फनून के अंदर हमने ये तरक्कियां की और ये सब किया। ठीक है, वो सारी अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आप? वो सब अच्छी बातें हैं, यानी पीआईए ने जो पीक टच की, और जो जो पायनीरिंग एयरलाइंस के अंदर नाम आता है, और इन सब चीजों के अंदर, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं इस हवाले से? तो ये सारी चीजें, इन सब पे सवाल उठता है। एक मसला इसमें और ये एक भी हो बहुत जाता है कि, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि हाँ, इब्राहिम ने तो कहा कि मॉरल फेलिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन इसकी दूसरी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है कि अब कहते हैं कि एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट ट्रैवल तब तक जब तक एक एयरप्लेन क्रैश नहीं होता, और उस वक़्त आपके 200-300 लोग एक साथ मरते हैं। और बिल्कुल। इसका अगर हम पिछले 10 साल कहूँ, 15 साल कह लें, आपके जो पाकिस्तान में अलोन जितने जो क्रैशेज़ हुए हैं, उनको मैं इत्तेफ़ाक से देख रहा था कि कॉमन चीज़ क्या है या क्या मसले हुए हैं। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव कि सिर्फ़ पीआईए के जहाज़ ज़्यादा गिरे हैं, ऑल्दो उनके क्रैशेज़ 3 थे मेरे ख़्याल से, आउट ऑफ द टोटल 6 जिसमें जानें गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो ये था, वो ये था कि पायलट्स पे ब्लेम अच्छा खासा गया था कि उन्होंने रेगुलेशंस फॉलो नहीं की, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं की, जो प्रोटोकॉल किया फॉलो किया जाना चाहिए, उसको बाकायदा उन्होंने साइड पे रखते हुए कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इन मसलों को सामना करना पड़ा। क्योंकि अब सीएए ने पायलट्स पे डाउट डाल दिया है, तो अब हमारा डाउट्स उनके इंजीनियर्स पे भी आ जाता है, और इसी वजह से जो इंजीनियरिंग फेलियर्स रहे हैं आपके जहाज़ों में, वो भी इनटू क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या इन्होंने सही लोगों को हायर किया? क्या इनकी वजह से तो नहीं कि इंजीनियरिंग फेलियर्स आपके डिज़ाइन में मसले हुए, आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है जहाज़ों की, उनमें मसले हुए और उसकी वजह से क्रैश हुए? क्योंकि मेरे ख़्याल से 2 जहाज़ थे, ख़ास तौर पे इंक्लूडिंग द रीसेंट वन, जिसमें कहा जाता है कि लैंडिंग गियर खोलने में मसला हुआ था। चाहे वो पायलट की नाकाबिलियत हो या ना हो, चाहे वो किसी तरीके से अगर अच्छा, खोल उसकी सकता भी था। डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं कि वो या, पायलट लेकिन जो मेरे ख्याल से इसमें हम जाएंगे जितना आगे तो उतनी चीजें खुलती रहेगी, यानी वो तो है कि ये लेकिन जो सब चीजों के अंदर सवालात सवालात है, उठते रहेंगे। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें उठती रहेंगी कि यानी हमारे यहाँ कल्चर भी है, यानी मैं अगर उस पे कहें कि हम यानी काफी जगहों पे हम चीजों को मद्देनजर कर देते हैं, यानी नजर वो नजरअंदाज अकाउंट कर जो देते ऑडिट हैं। की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उनको भी बिल्कुल, पता है कि जब ऑडिट पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पेलने का, कि यार सही। पेल दिया इसको, वो पेल दिया। तो यार ये हो सकता है ये वहां पे भी एक कल्चर हो, यानी जब वो सेफ्टी चेक्स और ये सारी चीजें कहा, मेंटेनेंस के ये लिए बात करते आपने होंगे बिल्कुल तो सही पॉइंट आउट की, क्योंकि हम्म, मेरी वजह कहने की यही थी कि अब आपने जिस तरह मेंशन किया था कि एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं, अगर इनके हेड्स के चेक किया जाए, क्या सीएए हैं, पीआईए के जो हेड हैं, और क्या कहते हैं जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जो आपकी एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेट करता है जहाज़ों के, इन पे देखा जा रहा है कि ये सारे एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं। इसकी वजह से ये उन लोगों को हायर करेंगे, सीधी-सी बात है, जो उनसे रिलेटेड होंगे। इसका सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि फिर नेपोटिज़्म जो है फ़ोरफ्रंट पे आ जाती है, और जो लोग इस काबिल हों कि ये इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें या फिर इनमें इंक्वायरी कर सकें, वो सब साइड पे रह जाते हैं, और जो मामलात जिनसे आपकी एयरलाइन की इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हो सकती है, वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, जिस तरह आपने कहा पेल दी जाती हैं, ताकि ज़्यादा मुश्किलात देखनी ना पड़ें या ज़्यादा खर्चे ना करने पड़ें। सही सही है। एक तो ये हम अनफॉर्चुनेट एक चीज थी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पेश आई, जो अभी हम जिस स्ट्रगल के थ्रू गुजर रही है, और काफी लोगों का अंदाजा है दिस कुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, जिस तरह इब्राहिम भाई ने कहा इस हवाले से।
तो जिस तरह हमारी एक ये रेगुलेटरी बॉडी है जो खबरों के अंदर है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, एक और रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारी खबरों के अंदर आई हुई है आजकल, वो है पीटीए। मेरे ख्याल से क्या है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी। तो ये खबरों में क्यों आई हुई है? ये खबरों में इसलिए आई हुई है क्योंकि भाई एक मशहूर गेम होती है पबजी, प्लेयर्स अननोन अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड के नाम से, जो एफपीएस है, पीवीपी, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, और वो उसके अंदर आई हुई है, यानी एक वीडियो गेम है। वीडियो गेम से मुझे याद आया कि हमारे वीडियो गेम से याद आया, हमारे एक लिसनर है, एस्टोनिया से लिसनर है, यूरोप, हाँ, यानी हम कहाँ से लोग सुनते हैं। तो जब हम बैठकर लॉकडाउन में हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो उन्होंने जो किया है ना, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से किसी एपिसोड के अंदर बात की थी लूडो के हवाले से, कि गालिबन ये इब्राहिम भाई और अदनान भाई और आकिफ ना और सुफियान ये लूडो खेलते हैं काफी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मेरी राय में। तो उन्होंने कहा कि यार उन्होंने एक लूडो की ऐप बनाई। जब से आकिफ और सुफियान लगातार हारना शुरू हुए तब वो खेलते ही नहीं है, वो बेचारे भाग हाँ, गए। वो मुझे लगा आकिफ क्या जो है ना, करने अभी तक जो लास्ट जो उसकी शिकस्त हुई है, तो अभी तक वो जो है ना सदमे में बैठा हुआ है आकिफ। सही। कहाँ इनको नए कंपटीशन की तो जरूरत है, हमें देना चाहिए competition। हाँ, तो नहीं, मैं मुझे लूडो बिल्कुल भी ताहा पसंद साहब नहीं इज टू है। गुड फॉर लूडो, वो कहते हैं I'm too good या for it। ताहा यार पबजी हो तो मैं हूँ। पबजी PUBG हो मटेरियल है, तो वो लूडो वाला मटेरियल ताहा है ही नहीं है। तो ये इन साहब ने एस्टोनिया से, अरसलान अहमद नाम है, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है लूडो की, और उसमें भी वही कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होंगी। नाम है उसका इंस्टा लूडो। तो यानी ये प्रोडक्टिव एक काम किया उन्होंने लॉकडाउन के अंदर गालिबन बैठकर। तो ये है, वीडियो गेम की इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी हम यानी जो पीटीए ने जो बैन लगाया है पबजी के ऊपर, तो उस पे, और उसकी वजह जो बनी है उस बैन की वीडियो कि वो अनफॉर्चुनेटली 2 सुसाइड केसेस आए हैं जो लिंक किए गए हैं इसी पबजी की एडिक्शन के साथ, गेमिंग एडिक्शन के साथ, और दोनों आई थिंक अर्ली टीन्स में थे, अर्ली टीन्स यानी 15 इयर्स का था और एक 13 साल का था, लड़का एक क्वेटा के अंदर और एक लाहौर में। अनफॉर्चुनेटली दोनों ने सुसाइड कमिट की, दोनों, एक ने तो बाकायदा सुसाइड नोट छोड़ा था कि वो अपेरेंटली ही डिड नॉट कमिट और ही डिड नॉट कंप्लीट अ टास्क, अ पबजी रिलेटेड टास्क, जिसकी वजह से वो उसने जाकर सुसाइड कमिट कर लिया। एक यानी वो अज्यूम करते हैं क्योंकि वो जब ही वाज फाउंड हैंगिंग, द पुलिस फाउंड के उसका एक फोन करीब में था जिस पे पबजी लगी हुई थी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, ट्रेजिडी है, और इस पे डीआईजी जो पुलिस है पंजाब के, उन्होंने फौरन इस पे कहा कि बैन होना चाहिए, और बैन लगा भी दिया है। फिलहाल बैन पीटीए ने कर दिया है मोबाइल उसके अंदर, ये पीसी पे भी है, पीसी पे गालिबन नहीं लगा है। तो यार ये इस पे फिर डिस्कशन पूरी उठती है वीडियो गेमिंग एडिक्शंस के ऊपर, और क्या वीडियो गेम्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के हवाले से, क्या इम्पैक्ट पड़ता है वीडियो गेम्स का एक बच्चे के दिमाग के ऊपर, या लड़कों के दिमाग के ऊपर, या जो उसके कंज्यूमर्स के दिमाग के ऊपर, और क्या उसका सोशल कल्चरल इम्पैक्ट है। तो ये सारे सवालात उठते हैं। मेरी इस पे अगर मैं अपनी राय रखूं तो यानी ये तो हमें देखना चाहिए, यानी आई डोंट थिंक पबजी माइट बी अ फैक्टर कि उन्होंने जो किया है, लेकिन this level of addiction that you go and commit suicide, और यानी जो भी उनका मेंटल स्टेट होगा या मेंटल हेल्थ का लेवल होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। आई कैन ओनली सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद देयर पेरेंट्स एंड द विक्टिम। लेकिन यानी यानी क्या चीज थी कि उन्होंने इस गेम के ऊपर, अगर गेम को ब्लेम किया जा रहा है, हम खुद सोचें कि उन्होंने, एक बंदे ने जाकर अपनी जान ले ली, यानी कैन यू इमेजिन बीइंग एडिक्टेड टू समथिंग दैट मच? यानी अदनान भाई, इब्राहिम भाई, माज भाई, यानी आप वीडियो गेम्स आप भी खेलते हैं, क्या आपको इस लेवल की एडिक्शन आप यदि सोच सकते हैं, यानी कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि इस लेवल की एडिक्शन के आप जाकर कुछ उसके अंदर अपने आप की सुसाइड कर लें? जी, मैं इसमें 2-3 चीजें इसमें, क्योंकि काफी ढेर सारे पॉइंट्स निकलते हैं, लेकिन आपके सवाल से एक्सक्लूसिवली अगर बात की जाए, व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन की नेचर क्या होती है कि इंसान एक चीज के अंदर अपना सारा कुछ लगा देता है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर देता है,
ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पैसे की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, वो टाइम की इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो और सकती है। सबसे बढ़ के एग्जैक्टली इमोशनल इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी पहचान, आपकी जो क्या कहते हैं जिंदगी का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जो भी आप कह लें, आपका सारा इन्हिसार उस चीज के ऊपर हो जाता है। यानी ये भी एक एडिक्शन का लेवल है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम एडिक्शन टू एडिक्शन, यानी किस टाइप की एडिक्शन है। ये वाली एडिक्शन जिसके अंदर वीडियो गेम्स का एलिमेंट आता है, वीडियो गेम्स बाय डिफॉल्ट बाय नेचर होते हैं कॉम्पिटिटिव। आपको पता है उसमें कंपटीशन होता है, आपने कुछ चीजें हर गेम में जीतनी कंपटीशन होती होता है हैं। इब्राहिम भाई। नहीं बिल्कुल नहीं, यानी मैं अब वीडियो मेरी राय में तो अदनान भाई, आप और इब्राहिम भाई और आकिफ और सुफियान भी लूडो से एडिक्टेड ही हो गए थे। क्या आप लोग खुदकुशी कर लेंगे क्या अगर गेम हारने के क्या बाद? क्या यानी आप लोग आकिफ का आकिफ नहीं को कुछ कह सकते। आकिफ से पूछना आकिफ पड़ेगा को कि आकिफ खुदकुशी तो नहीं कर लेगा लूडो हारने के बाद। आकिफ से चेक करें भाई, आपने जो कंडीशन अभी बताई कहा, है। लेकिन मैं तो एक चीज कहूंगा कि एडिक्शन एक चीज है और डिपेंडेंस एक चीज होती है। जिस तरह हाँ, अगर कुछ लोग अगर स्मोकर्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एडिक्शन है, जो काफी हद तक समझ आती है, लेकिन वो एक्चुअली होती है डिपेंडेंस। इसलिए क्योंकि जब आपको तलब होती है किसी चीज की, आप उसको किसी भी हद तक अगर कंट्रोल कर सकें, उसमें डिपेंडेंस आ जाती है। मेरे ख्याल से इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के केसेस आपने बताए जिन्होंने सुसाइड किया, दे वर ओनली 13 एंड 15 इयर्स ओल्ड। सही है। जिस जिस एज ग्रुप के अंदर ये आते हैं, टीनेजर्स या एडोलसेंट कह लें, ये उस वक्त, ये उस मरहले से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, जहाँ पे इनके प्राइमरी रिएक्शंस इनके इमोशंस से होते हैं। इनका रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कहते हैं, वो अभी भी डेवलप हो रहा होता है। तो इन जब भी ये लोग कोई भी डिसीजन लेंगे, इनका रिएक्शन हमेशा इमोशन से ही निकलेगा। और जिस तरीके से इब्राहिम भाई ने बात की कि कंपेटिटिव नेचर होता है हर गेम का, ये खास तौर पे ट्रू है पबजी के लिए, जिसके नाम में ही जाहिर हो जाता है। प्लेयर्स अननोन, यानी आपकी शनाख्त क्या है, बैटल ग्राउंड में सिर्फ एक ही है, और वो है जो बंदा आखिर तक पहुंच जाए, लास्ट मैन स्टैंडिंग जिसे कहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपके पास सिर्फ एक ही पहचान है कि बस जीतना है या आखिर तक पहुंचना है, तो आप सब चीजें भूल जाते हैं। ये इस फीलिंग, बिल्कुल। इस कंपेटिटिव फीलिंग को रेगुलेट करना बड़े बड़े लोगों की बात नहीं होती, और खास तौर पे टीनेजर्स जो इतने छोटे हों, जो सिर्फ अभी अभी ही टीन्स अपने शुरू कर रहे हैं। यानी मैं अगर इसको मेरे इसको ख्याल से जिस इसकी तरह इसकी रेटिंग भी 16 प्लस की है नहीं, पबजी अच्छा, की। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि आपने अच्छी चीज हाँ, ब्रिंग अप की कि उन्होंने टीन्स ESRB रेटिंग है जो, वो टीन्स के तौर पे हाँ। की हुई है, और उसमें लिखा हुआ है वायलेंस। अब वायलेंस की हद तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरा मेरा इसमें से एक, सॉरी मैं आपकी बात जी काट जी। रहा हूँ, कि इसमें इसमें कसूर गेम का है, हमारी सोसाइटी का है, हम अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर सकते, उसका है। अब देखें, यूट्यूब है, टिकटॉक है, नेटफ्लिक्स है। हमारे यहाँ मेरे ज़हन में वैसे ही सवाल आया, एक ही है कि अच्छा यूट्यूब पे फलाना चीज़ है, ये बैन कर दो, टिकटॉक बैन कर दो, फलानी चीज़ बैन कर दो, बैन कर दो। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं कर सकते कि यार इनको बैन किए बगैर भी ये, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। यूट्यूब में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, ठीक है। अब यूट्यूब को बैन करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी, जब एक बैन किया था तो मैं तो हाँ, उस टाइम भी खिलाफ था अदनान उसके। भाई, अदनान भाई, मेरे ख्याल इसमें काफी सारी बातें सवाल निकलते हैं। यानी यहाँ बैन होना भी, यानी बैन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। बैन, मेरे राय में बैनिंग इज वन ऑफ द कहा सॉल्यूशंस, लेकिन बट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम के जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे एग्जैक्टली। अदनान भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, इन द सेंस कि अब अगर देखा जाए, दुनिया में हर किस्म का आपके पास टूल होता है, लेकिन आप हर टूल पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ है। कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक चीज होती है आपकी। सोसाइटी पे तो आती ही है, लेकिन सोसाइटी से पहले आपके इमीडिएट घराने पे आती है। अब पबजी के बारे में एक खास चीज जो मैं देख रहा था कि इतनी इजीली एक्सेसिबल है हर उम्र के बंदे को या बंदी को। कोई भी फोन पे डाउनलोड कर सकता है, ये फ्री टू प्ले है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है डाउनलोड करके खेलने का। अब उन पेरेंट्स के लिए ये खास तौर पे मुश्किल हो जाता है जो ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ गेम है। अब एक गेम होती थी जो हम 10 साल या 20 साल पहले खेलते थे, और एक आज की गेम्स है। आज की गेम्स इतनी रिफाइंड हो गई हैं
कि वो आपके गेम प्ले से, आपके ग्राफिक स्टाइल से, जो उनका एनिमेशन स्टाइल होता है, हर चीज उस लेवल पे पहुंचा दी गई है कि बंदा हम हमेशा रियलिटी अट्रैक्ट रहेगा, और अट्रैक्टेड मैं रहेगा। ये मैं बिल्कुल ऐसी मास की जो ये वाली बात है, मैं वही अदनान भाई की बात जो उन्होंने कहा था, किस चीज को ब्लेम करेंगे, या तो गेम के ऊपर ब्लेम किया जाए या सोसाइटी पे ब्लेम किया जाए, किस पे? इसके ऊपर तो मैं, मेरा जो मौकफ है वो ये है कि एक तो हमें एक बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि आजकल जो बिजनेसेस हैं वो ऐसी चीज बनाते हैं, या उनका मकसद ऐसी चीज होती है कि जो ह्यूमन वीकनेसेस है ना उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, यानी दैट इज अ सेलिंग पॉइंट फॉर देम। यानी मैं ये बोलूंगा कि उनके सामने वो ब्रॉडर एथिकल कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ये बात भी हम वो लेकिन जाहिर समझना है इब्राहिम, चाहिए। यानी अब isn't that what a हाँ business is? खवातीन यानी वीडियो गेम के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर खवातीन को यानी अगेन एडवर्टाइजमेंट के तौर जो पे यूज किया जाता एडवर्टाइज किया जाता है उनको ऐसे हाँ ऑब्जेक्टिफाई जो किया हाँ जाता है वो इसीलिए वो ह्यूमन वीकनेस ही जो है हाँ, ना कि ह्यूमन उसको वीकनेस को, एक्सप्लॉइट किया मतलब ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ा सा एलिमेंट है, मैं उसको थोड़ा सा एलिमेंट कहूंगा, मैं उसको इस वाली आर्गुमेंट के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि पोटेंशियली कोई भी चीज एडिक्टिव हो सकती है अगर हम्म, आप उसकी एक्सेस में चले जाएं, अगर आप उसमें इंतहा पे चले जाएं, कोई भी चीज हो सकती है। यानी कि यहाँ तक कि अगर क्रिकेट है, फर्ज करें, हमारे क्रिकेट का एक जुनून पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और ये हमें सुनने में आया कि इस लेवल की इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है कि जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है, ये फाइनल में कभी हारता है, तो हार्ट अटैक हो जाता दिल है के लोगों दौर को, लोग अपना टीवी उठा के तोड़ देते हैं, लोग प्लेयर्स के ऊपर जो है ना घरों पे जाके पथराव करना शुरू कर देते हैं, लोग अंडे मारते हैं, लोग टमाटर मारते हैं, लोग उनको एयरपोर्ट के बाहर उनको पत्थर, मतलब इस किस्म की इन्वेस्टमेंट इमोशनल, इसमें तो कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इसमें तो जनरल आप एक स्पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपकी प्राइड, आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट एज ए गेम के साथ, और ये बात आप सिर्फ मैं पाकिस्तान की नहीं, आप फुटबॉल स्टेडियम से देखें, फड्डे होना, वो राइट्स होना शुरू हो गए भाई, वो एक टीम को हार गए, वो दोनों क्राउड के अंदर वो अजीब मारा मुरी शुरू हो गई, वो खूनम खून हो गया उसके अंदर लोग, और स्टैम्पीड हो गया और पता नहीं क्या हो गया। वर्ल्ड ओवर इस किस्म की जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है कंपेटिटिवनेस के साथ, जब उसको इस लेवल पे लेकर जाया जाएगा, ये डेफिनेटली हाँ ह्यूमन कैरेक्टर की वीकनेस को अरे एक्सप्लॉइट उसमें एक करेगा, तो कंपेट हाँ ये गलत लेकिन है। लेकिन लेकिन हाँ इसमें दो तीन चीजें आती हैं जिस तरह अगर आप कम्पिटिटिवनेस के साथ अगर इसको लिंक कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा कि नहीं, कंप्लीटली एक एक कम्पिटिटिवनेस पार्ट के है, साथ यानी ये हाँ बहुत ढेर ठीक है सारी मैं चीजें मुझे लिंक है, पता है मैं समझ गया आपकी आइडेंटिटी बात है, मैं समझ प्राइड है, गया ये मैं सारी चीजें। हाँ मैं समझ गया हूँ आपकी बात तो मैं वही कह रहा हूँ कम्पिटिटिवनेस की के साथ अगर लिंक करें तो हमें सुसाइड कितनी और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स यानी अगर हम अब तो गेमिंग वीडियो गेम्स को और इसको भी ई स्पोर्ट के तौर पे ही लोग ले रहे हैं पबजी को तो कितनी स्पोर्ट्स के साथ आपको सुसाइड लिंक होता जहाँ हुआ मिलता है कंपटीशन के इसका अंदर शायद यानी दैट यानी ये यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे लोग और उठा भी सकते हैं यानी वे डू मेरे यू ख्याल फाइंड से इट इसका कि इस लेवल पे किसी और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के साथ आपको सुसाइड लिंक होते हुए मिल रहा इसकी हो एक यानी हो सकता है कि मिल रहा हो मेरी इन्फॉर्मेशन में ना हो इसकी इसकी एक एस्पेक्ट है जो आपने भी रेस किया, इब्राहिम ने भी रेस किया, कि स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं नजर आता। स्पोर्ट्स में बकायदा इब्राहिम ने कहा कि लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, कुछ लोग सुसाइड करते भी होंगे, लेकिन इस तरह की गेम की, जिस तरह मोबाइल गेम है खासतौर पे पबजी की, जो खासियत कह लें, एक स्पेशलिटी जिसे कह लें, वो ये है कि हर कोई इंडिविजुअलाइज तरीके से खेलता है। इवन जब आप टीम मैचेस खेल रहे हैं, यू आर डूइंग इट एज अ सिंगल पर्सन, अलग से, अलोन, दुनिया से हटके। ये तो खास तौर पे ट्रू है आज के माहौल में जब कोविड वगैरह चल रहा है। तो अगर स्पोर्ट्स इस तरह होती हैं, उसमें आपके पास टीममेट्स होते हैं जो आपके इमोशनल सेंस को रेगुलेट किसी हद तक कर सकते हैं। अगर आपका गुस्सा आ जाए तो बोल देंगे कोई नहीं, ठंडे हो जाओ। ब्लेम और डिवाइड हो जाता है बहुत हद तक हाँ चीजें। तो और लेकिन ठीक है पबजी हाँ में ये है कि क्योंकि सब अकेले खेल रहे हैं, और क्योंकि इन इन दो केसेस, सुसाइड केसेस के मुतालिक खास तौर पे, क्योंकि इतने यंग थे, ना तो उनके पास इमोशनल कैपेबिलिटी थी या मेंटल कैपेबिलिटी थी अपने आप को काम डाउन करने के लिए, लेकिन उनका एंग्जायटी का लेवल इस हद तक पहुंच गया कि उन्हें लगा कि वो गेम में हारे हैं, तो यानी वो जिंदगी में हार गए। और इफ अगर बात इस हद तक पहुंच जाती है तो फिर इसका ख्याल किया and the जाता only way out of it है is unfortunately to take their is lives yani which is not only very take their lives but go through the process of setting it up as well, because आप ये ना समझे हाँ कि it was a fleeting moment of thing, कि मतलब 1-2 मिनट में खत्म हो गई। बकायदा according to one description, and I hope I'm not being too graphic here, कि अगर बंदा हैंग्ड मिला तो उन्हें बकायदा खुद ही सेटअप करना पड़ा इस चीज का। It doesn't happen over 1 minute or two. It takes quite a bit. हाँ exactly
एग्जैक्टली यानी दिस इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसमें जो क्योंकि फिर इस हवाले से फिर डिस्कशन एक दो जगह और पे भी गई कि यार जो डीआईजी ने कहा कि ये वायलेंट गेम्स हैं इनको नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अब हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर स्ट्राइक खासतौर पे काफी चली अरसे थी से एक चल रही जमाने थी। और चलती है। केबल खासतौर पे जिन्होंने केबल नेट इस्तेमाल किया है कराची के अंदर, मुझे याद है केबल के अंदर आपने केबल नेट इस्तेमाल किया तो वहाँ पे 24/7 रूम्स बने हुए होते थे, लॉबीज काउंटर स्ट्राइक पे लॉबीज बनी हुई होती थी, टोटा की लॉबीज बनी हुई होती थी और ये गेम्स चल रही होती थी। लेकिन वही बात है आपने जो पॉइंट आउट किया, उसमें एक टीम प्लेयर एलिमेंट भी होता और था। उसमें ये भी था कि आप अकेले अपने कमरे में, you weren't secluded जब आप ये चीजें कर रहे थे। लेकिन आई थिंक लाइक या और ये ये अकेले access जो मुझे होगी मुझे मुझे but there was there is an option of क्या कहते हैं डेथ मैच या कि सब हर कोई अकेले है और एक दूसरे को मारना है और लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट which is रॉन्ग still fine, काउंटर स्ट्राइक के अंदर ये वाला लेकिन ऑप्शन है। फर्क यही था हाँ कि which is एक एक्सेसिबिलिटी कितनी थी। अब एक आप जो है ना पीसीज पे खेल रहे हैं तो आपके पीसीज या तो मेन कमरे में होंगे या आप लोग गेमिंग कैफेज पे होंगे, या you're always surrounded by people or you're always communicating with people, आप लोगों से बात कर रहे हो। कोई ऐसा मोमेंट, I think PUBG has that पबजी element as कभी well. does, PUBG has that element of communication as लेकिन well, if I'm स्पेसिफिकली not मोबाइल mistaken. का जो है वो जो सिक्लूजन वाला Hmm. एस्पेक्ट है ना, उस पे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि सिक्लूजन में ही आपके दिमाग में ये ख्यालात आते हैं, सिक्लूजन में ही आप ऐसी चीजें करते हैं जिनसे आपको कोई और रोक नहीं सकता। बल्कि इसमें तो ये भी केस था कि एक मैं एक और उन्होंने मैं अपना इसमें अगर दरवाजा एक लॉक बात किया इफ हुआ आई था। कैन एक और पॉइंट इसमें ये कि मैं जो तुमने बात की थी माज कि यानी ये एक तो ठीक है, यानी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, यानी वो तो हम इसमें तो टिपिकल पेरेंट्स एक को पता नहीं था। क्लीशेड एडवाइस के नहीं, इन आवर डे जी एंड जी एज पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट गेम एक्चुअली। हमारे टाइम पे यानी एक इम्पैक्ट तो पड़ता था जो हम वीडियो गेम्स खेलते थे, अगर तुम्हें याद हो, यानी आप टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल बिल्कुल खेलते थे, मुझे याद है हम जो भी उसको हम एक्ट आउट करते थे घर के बिल्कुल अंदर, करते थे। यानी वो लियोनार्डो और राफेलो डेनेटेलो और हम खेलते थे और आपस में लड़ते भी थे, और चाहे वो WWE की गेम्स हो या कोई और गेम्स हो, तो सो इट डिड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑन अ चाइल्ड्स बट बिहेवियर। तो एक ये भी सवाल उठाता कि सिर्फ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द सुसाइड, बिकॉज इट इज अ वायलेंट गेम and it has an impact on the child's mind, देखिए और इट ये वाज़न्ट जस्ट द पहले अपब्रिंगिंग। वायलेंस, जो की बात थी हाँ, ना, इट्स जो इब्राहिम ने पॉइंट आउट की थी कि कॉम्पिटिटिवनेस इस वक्त इतनी नहीं थी, और आजकल के दौर में but I'm saying that the point to ban it is not just because of the ऑफ suicide. I कोर्स think this was being raised by other factors as well, देखिए for other मेरी factors as well. मेरी इसमें एक राय है। देखिए मेरी इसमें राय है कि वो सब ठीक है, यानी लेकिन हमारी बात यहाँ पे सिर्फ पबजी के ऊपर या पबजी की तरह की गेम्स के ऊपर या वायलेंस के ऊपर या कंपेटिटिव नेचर के ऊपर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। इस दुनिया के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज। ये पहली दुनिया हिस्टोरिकली ये नहीं होता था। हिस्टोरिकली डिफरेंट इंडस्ट्रीज तो ऑपरेट करती थी। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हमने देखा हुआ है कि बिजनेस के हवाले से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन इट्स ओन, जिसके अंदर इतने ढेर सारे एवेन्यूज हैं जो कि अब एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं थे, अब ये करते हैं। अच्छा, अब एंटरटेनमेंट को अगर समझना है आपने, तो एंटरटेनमेंट का मकसद क्या है कि इंसान को डिस्ट्रैक्ट करना उसकी मुश्किलात से, उसकी वरीज से, उसकी दुनिया की मुख्तलिफ जो भी मसरूफियात है उनसे, और उसको एक अच्छा फील कराना, फील गुड कराना। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि फील गुड की जो लेवल्स होते हैं ना हर बंदे के, वो अलग होते हैं। हम यहाँ पे पबजी की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक पोर्नोग्राफी है, और वो भी इंडिविजुअल लेवल पे है और उसको भी जस्टिफाई किया जाता है। और पोर्नोग्राफी एडिक्शन भी एक चीज है। बिल्कुल। इसी तरीके से वीडियो गेम एडिक्शन जिसकी हमने बात की, ये भी एक चीज है। हमें पता है कि वीडियो गेम इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर प्रोफेशनल गेमर्स हैं। यानी प्रोफेशनल गेमर्स का कोई काम नहीं है सिवाय ये कि दिन भर उन्होंने वीडियो गेम्स खेलने हैं, कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेना है, और अपनी वीडियो गेम्स जो कंपनीज है उनको कुछ अपना लोगों ने तो फीडबैक इस तरह देना है, उनको प्रोफेशनल इम्प्रूव करना स्पोर्ट्समैन होते हैं, हाँ है। वो इस तरह वैसे प्रोफेशनल हाँ, स्पोर्ट्समैन होते हैं। यानी इस लेवल की है। फिर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स है, यानी मूवीज, ड्रामाज, म्यूजिक इंडस्ट्री। देखिए आप एक इंडस्ट्री बन गई है, बिल्कुल ये मैं एक इंडस्ट्री मैं बन गई आपको है। यही एक बात मेरी मुकम्मल हो जाए कि नेटफ्लिक्स की एडिक्शन है, यानी लोग अब बड़े प्राउडली हाँ, कहते हैं कि हम बिंज करते हैं, वी बिंज वॉच दिस मेनी सीजंस, सुबह से लेकर रात तक लगातार बैठ के करते हैं। अब चाहे वो नेटफ्लिक्स के ऊपर हो, या वो अर्तुगरुल हो, या वो कोई भी ड्रामा सीरियल हो,
हमारे यहाँ लोग इब्राहिम भाई आपने लगातार अर्तुगरुल को बैठ क्यों के बुरा कई कई भला दिनों कहना, तक, मुझे ये बताएं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अब मसला ये है किसी कि ने किया है? हम आप जानते किसी को जिसने अर्तुगरुल का बिंज वॉच किया है? मैंने किसी को मैंने पता किया ना है, चले, मैंने किया किसी को पता ना अदनान भाई चले। आपने हाँ अच्छा मैंने हाँ, किया मैंने अपना नाम नहीं मैं लेना। ये कह रहा पबजी हूँ नहीं ये बात करते पबजी के साथ ना मिलाएं अर्तुगरुल को। सही। देखिए अब मसला ये है कि कोई कुछ लोग हैं जो कि पबजी के साथ इस लेवल पे हैं, और पबजी के अंदर और एलिमेंट्स होंगे जो इसकी तरफ पुश करते होंगे आगे ये इब्राहिम कुछ चीजों के, तो किसी और लेवल की अल्टीमेटली होता क्या है कि इस लेवल की पेनिट्रेशन जब है सोसाइटी के अंदर और एक्सेप्टेंस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो आप उसका मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? आप बैन करके तो नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट थिंग, देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव। एक बंदा है जिसने सारा दिन बैठ के पबजी खेलना है, पबजी आपने बैन किया तो ऑटोमेटिकली वो सुबह उठ के एकदम अपने आप को तब्दील कर लेगा? नहीं करेगा, वो दूसरी गेम के ऊपर जाएगा। वो अपने लिए वो जो एलिमेंट है ना उसकी जिंदगी का, जिसने उसको एडिक्टिव बनाया है, कंपेटिटिव बनाया है, डिपेंडेंट बनाया इन चीजों के ऊपर टू द पॉइंट वेयर ही किल्स हिमसेल्फ, वो मसला तो वही रहेगा। असल में ये बात हमें सोचनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी एक फर्द को, एक इंडिविजुअल को किस तरह देखती है, उसकी किस तरह तरबियत करती है, जो अदनान भाई ने की घर के अंदर उसको किस तरह उसको नशोनुमा होती है, जहनी, बिल्कुल फिक्री और बिल्कुल फिजिकल। मैं बिल्कुल एक बिल्कुल पॉइंट सिर्फ क्योंकि इसमें बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट, उसके बाद आपकी बात करूंगा। हमने लोगों को जिंदगी जीने का मकसद देना है, हमने पर्पस देना है। वो पर्पस अगर उनको दे दिया जाए, समझा दिया जाए, उसके पीछे उनको लगाया जाए, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा मायने नहीं रहेंगी। यानी और ऑफ कोर्स यू वुड बी के यू वुड सी सुसाइड एज द लास्ट But here- हाँ एस्केप but here's the आउट ऑफ thing. दिस बड़े लेवल पे हर चीज को बैन नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया के अंदर ये मुमकिन नहीं है, ये बहुत हाँ मुश्किल है। इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल आपने कहा कि हमें बिल्कुल इसके अंदर लोगों का अगर तरबियत हो, अगर उनको पर्पस दिया जाए, उनको एक 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 पर्पसफुल लाइव्स अगर वो लिव करे, तो वो ये नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। जिस लेकिन तरह यहाँ पे तो बच्चों की बात होगी, तो इसमें तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है। जाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स को खुद अपनी लाइफ्स का कुछ पर्पस पता हो, तो तभी वो उसको ट्रांसफर करेंगे अपने बच्चों की तरफ। अगर पेरेंट्स ही इस चीज से वाकिफ नहीं है, तो वो बच्चों को क्या इस पे तरबियत देखिए मैं करेंगे। आपको एक बात बताता हूँ ना, लेकिन जैसे लेकिन सोसाइटी के अंदर ड्रिंकिंग एक प्रॉब्लम है, हर जगह होती है। अब आपने ड्रिंकिंग को अगर डिस्करेज करना है तो रेगुलेशंस करते हैं आप, चाहे हाँ उन कंट्रीज के अंदर जहां पे इसको बैन नहीं भी किया जा सकता, इसको रेगुलेट किया जाता है। ओवर 18 है, फलानी जुरिस्डिक्शन है, ये टाइमिंग्स है, इस लेवल पे है, इस लेवल पे नहीं है। आप गेमिंग या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर आप कोशिश करें कि यंगस्टर्स को अगर आपने रोकना है, लेकिन वो तो वही वाली बात है कि वो सोसाइटी एज अ होल उसको फैसला करना पड़ेगा, हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा, स्कूलिंग इस सिस्टम हाँ को नहीं, इस फैसला करना लिहाज वो से पड़ेगा। चाइना ने ठीक है बहुत अच्छे रूल्स निकाले थे। आई थिंक एज रिसेंटली एज 2019, खास तौर पे चाइना पबजी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनके हम्म, माइनर्स जो थे आपके, ये वो लोग होंगे जो आपके 12 से 18 साल की उम्र के दरमियान होंगे, उनको उन्होंने रेगुलेट कर दिया कि 10 से 8 बजे के दरमियान आप कोई गेम्स नहीं खेल सकते। आपके दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे खेल सकते हो, और वीकेंड्स पे 3, इससे ज्यादा आप नहीं खेल सकते। लेकिन लोग कहते हैं कि इस पे वर्क अराउंड्स हैं इसके, but at the same time हाँ I think it's a step in the right direction कि किस तरीके से हैंडल देखिए किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उस पे वर्क अराउंड्स तो पाकिस्तान ने भी निकाल बिल्कुल दिया। वो बता रहे हैं कि देखिए पीटीए ने बैन लगा लिया, तो आप बगैर वीपीएन के किस तरह कर सकते हैं, कौन सा वीपीएन इस्तेमाल करें, I किस तरह think कर it's सकते हैं। जो under बात आई है, अगर हम consideration. यानी पहले शायद ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होगी, तरबियत तो पहले भी शायद नहीं हो रही होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि अब मेरे ख्याल से the the number of things that you can get addicted to has increased वही By वही a over the lot. past 20-30 And not years, just है ना, addicted, over 30 you 40 get years। addicted. यानी पहले भी लोग जी जी हाँ पहले भी लोग एडिक्टेड होते थे, अब लेकिन जो चीजें थी जिनसे बिल्कुल एडिक्ट हुआ जा सकता था, वो बहुत कम थी। तो अब हर किसी के लिए एक नीश अब मिल गया है कि वो जो इसको वो टारगेट कर सकता है। हर किसी के लिए नहीं, तो बहुत बड़ी तादाद के लोगों के लिए एक नीश मिल गया कि जिसको वो टारगेट कर कर यानी वो एडिक्ट हो सकता है उस चीज से। और वो बिजनेसेस अब चाहती भी यही है कि लोग एडिक्ट होंगे, तो हमारी कंटिन्यूड सेल जो है वो वही गारंटी ह्यूमन होगी। वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना। हाँ बिजनेस तो चाहता है ये कि सारी ये बंदा घर में बैठ के अपना टाइम बर्बाद करे। ये इससे हाँ पहले प्रोडक्टिविटी की बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल अलग थी। प्रोडक्टिव वो हाँ आदमी था जो घर से निकलेगा, मेहनत करेगा, पैसा कमा के बिजनेस को भी देगा, खुद भी कमाएगा। अब उनका मकसद ये, जितना ज्यादा घर में बैठ सकता है और जितना ज्यादा वक्त फारिग करेगा, कोई somebody is earning on that। हाँ, तो उसमें जो चीज है कि आप क्या बैन करना के हवाले से जो डिस्कशन आई कि बैन करना अब कितना फायदेमंद है या नहीं है, तो अब वही बात है कि यानी बैनिंग इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आप घर पे काम नहीं कर रहे, अगर आप तरबियत पे काम नहीं कर रहे, अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे, तो बैनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, जो कि हमें नजर आ रहा है कि नहीं हो रही। इसमें एक और लेकिन बैनिंग
बैनिंग इज अ सोल्यूशन, यानी ये बैनिंग डज नॉट, यानी हमारे एक तो बिल्कुल वो कहते हैं बैनिंग से कुछ नहीं होता है, हमें नजर आता है, जिस तरह चाइना की एग्जांपल दी मैंने कहा, लेकिन चाइना भी अगर लोग उसको एक्सट्रीम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी गेम्स बैन कर देता है और उनकी रेगुलेशन इस हवाले से काफी सख्त है। यानी जीटीए जैसी गेम हर किसी को पता है, जिसने भी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो देखी है, उस गेम के अंदर क्या क्या नहीं होता और क्या क्या नहीं सिखाया जाता या दिखाया जाता, और वो उसके अंदर भी आप एक बंदे होते जो आपका एक एविटार है, बिल्कुल और आप जा रहे हैं और आप वो सारी गुनाह और खराबियां और फहाशियां कर रहे हैं जो आप असल जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते या सब ख्वाब ही देख सकते हैं। यानी जो इस तरह का बंदा हो वो सारी अपनी चीजें कर रहा होता है। मैं कह रहा हूँ, और उसका इम्पैक्ट यकीनन पड़ता होगा एक बच्चे की, या मेरी जो मैंने भी खेली है, वो मेरी साइकी पे किसी न किसी लेवल पे जाकर उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। आई डोंट नो टू व्हाट लेवल, या अगर पड़ा होगा तो उसको कितना कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन आई कैन नॉट डिनाई बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ वीडियो गेम्स, आई कैन नॉट डिनाई कि उसका एक सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट होता है, और खास तौर पर आजकल के लेकिन फिर जमाने में देखा जाए ना कि जितना सोशल रियलिस्टिक जितना रियलिस्टिक होती जा रही है बिल्कुल गेम्स, जितनी रियलिस्टिक और जितनी आपको इंग्रॉस कर देती हैं गेम्स। अभी एक रिसेंटली एक गेम आई है, बल्कि उससे पहले एक यानी ये सब बच्चों के हवाले से ये मसला नहीं है, बड़ों का भी ये मसला है, एडिक्शन। एक केस था, वो काफी काफी केसेस इस तरह के सुनने में आए थे, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की एडिक्शन बड़े लोगों को हुई थी, हद अगर से कोई जानता है तो। इस तरह, और इस तरह की हुई थी कि जिनके बच्चे थे, जिन वालदैन के, उन्होंने बच्चों को निगलेक्ट कर दिया, बच्चा बेचारा मर गया अपेरेंटली, बच्चा मर गया और वो वीडियो गेम खेलते रहे, और या बच्चे यानी वो हो गए, मेल न्यूट्रिशन हो गए, क्योंकि वो सही से उनको फीड नहीं कर रहे या उसको का ध्यान नहीं दे रहे, और अम्मा अब्बा पूरा दिन वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट पे लगे हुए हैं। लोगों के पेट्स मर रहे थे, हफ्ता हफ्ता घर, यानी उनके अपार्टमेंट से बदबू आ रही है, नेबर ने जाकर चेक किया तो वो बंदा वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के अंदर इतना एडिक्टेड था कि जब वो कि उसका पेट मर गया, उसको खाना नहीं दिया, बिल्ली जो भी था वो मर गई, और उसकी बदबू से पता चला। लोग खेल खेल कर मर जाते हैं, यानी इतना कंटिन्यूअस खेलते हैं कि इस लेवल के एग्जॉस्शन के अंदर जाकर वो खेलते हुए मर जाते हैं। ये सारी चीजें जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए, मद्देनजर रहना चाहिए, और ये खराबियां हैं। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो गेम्स इन इटसेल्फ, यानी इसमें मेरा थोड़ा पर्सनल बायस भी आप समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद एंटरटेन होता हूँ वीडियो गेम से, कि वीडियो गेम्स इन इटसेल्फ आर समथिंग रॉन्ग, और आर समथिंग दैट प्रमोट सच थिंग्स नहीं। वीडियो गेम्स का वही, जिस तरह के मूवीज और ड्रामाज और कोई और एंटरटेनमेंट मीडियम है, वो इट रियली इज डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, कि वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अभी प्रोड्यूसिंग जो आपने कहा था कि and over time it is increasing the impact, the emotional impact and the psychological impact of video games. एक मशहूर गेम थी 7-8 साल पहले आई थी, लास्ट ऑफ अस, सबको याद पता, माज को पता है। तो वो इस तरह की गेम थी जो इतनी लोगों ने पसंद किया, उसकी स्टोरी जो थी क्रिटिकली एक्लेम्ड, यानी सिर्फ उसकी स्टोरी ही की वजह से, यानी गेम प्ले लोगों को शायद इतना पसंद नहीं आया, लेकिन लोग इसकी स्टोरी के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए कि उस तरह के लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। अब उसकी सीक्वल आई है। फर्स्ट स्टोरी ये थी कि एक एक बंदा होता है और एक लड़की होती है, जिसके साथ एक फादर डॉटर रिलेशनशिप को उन्होंने एक एक्सप्लोर किया, और वही लोग उससे कनेक्ट कर गए। अब सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने इसी चीज को बढ़ाया इस तरह। मैं एक रिव्यू देख रहा था इस हवाले से कि अनफॉर्चुनेटली उस बाप को वो मार देते हैं, स्पॉइलर और आप अलर्ट देखते हैं स्पॉइलर बहस अलर्ट से एक बेटी स्पॉइलर अलर्ट सॉरी, एक्सक्यूज मी चले तो जो भी, ओके ओके, स्पॉइलर। अब मेरे ख्याल से नई गेम है, बहुत सारे लोगों ने शायद उनको देखा नहीं होगा, मेरे ख्याल से मुआज ने भी नहीं देखी, तो इसलिए आगे। लेकिन वॉट एवर इट इज, वो आपको इस इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजारते हैं, नॉट गोइंग इनटू अब स्पॉयलर्स देर हो चुकी है अब देर हो अनफॉर्चुनेटली, चुकी है तो कि लेकिन आपको इस तरह से एक्सपीरियंस के थ्रू गुजारता है कि आपको इमोशनली आपके साथ खेलती है वो गेम, इमोशनली। यानी ये जिस लेवल पे मूवीज नहीं खेल सकती थी आपके साथ इमोशनली, या कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती आपके साथ लेकिन इमोशनली और साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप वो चीजें खुद एक तरीके से एक जॉयस्टिक के साथ अपने हाथों से कर रहे होते हैं, तो वो चीज आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकती है, जो कहा मुझे नहीं लगता कि कोई और मीडियम, एंटरटेनमेंट मीडियम आपके ऊपर वो क्रिएट कर मेरे सकता है। ख्याल से यानी दिस इज समथिंग दैट इज रियली स्केरी, यानी इफ यू थिंक मैं अबाउट इट। स्कैरी नहीं कहूंगा एटलीस्ट इसलिए क्योंकि कोई भी एंटरटेनमेंट मीडियम या कोई आर्ट पीस हो या कुछ भी हो, अगर वो आपके अंदर इमोशंस इवोक कर सकता है और किसी हद तक कर सकता है, देन इट्स डन इट्स जॉब। जो उसका काम था वो उसने कर दिया। अब आप किस हद तक उसे कंज्यूम करते हैं और क्या आप समझ रहे हैं कि आपके इमोशंस किस हद तक रेज हुए जा रहे हैं, और आप उनको अगर रेगुलेट नहीं कर सकते, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है या आपके केयर टेकर्स पे आती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट मीडियम का, जिस तरह हमने सब डिस्कस किया है कि
उनका काम ही यही है कि आपको इमोशंस फील करवाएं, उनका काम ही यही है कि आपको एंटरटेन करें, क्योंकि अगर वो एंटरटेन नहीं कर रहे मैं हैं तो मैं उनकी मैं वही कह रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं जी कर जी रहा, मैं कह रहा हूँ इमोशंस फील करवाना, लेकिन जिस डीप लेवल पे अब वीडियो गेम्स जा रही हैं, एक और गेम थी मेरे ख्याल से सेंसुआ जी ब्लेड जी या सेनुआ ब्लेड करके, जो जो आई हेलब्लेड थिंक टाइप इट कवर्ड द सेम, हाँ, तो उसने भी इसी तरह की थीम्स कवर हुई थी और लोगों ने उसके ऊपर एक डीप साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा था उस गेम ने। तो मैं कह रहा हूँ दिस इज अ स्टार्ट, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस कैन गो। यानी मूवीज ने तो अपने आप को एक एक रेंज दे दी, और बाकी एंटरटेनमेंट मीडियम्स, किताबें हों या दूसरी चीजें हों, तो एक उन्होंने अपनी रेंज दिखा दी। आई थिंक देव रीच दैट लिमिट। आई थिंक वीडियो गेम्स, स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वीआर दे वीडियो मेक यू गेम्स, एक्सपीरियंस यू थिंग्स जो वी आप डोंट नो। अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, वी डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन वो गो, और ये एक खतरे की एक चीज है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक माशरे के अंदर उसके क्या असरात पड़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वही बात है कि हम इतने मसले मसाइल के अंदर फंसे हुए कि हम ये जो जदीद मसाइल आ रहे हैं, हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ना ही हम वसाइल रखते, ना ही हम सलाहियत वसाइल रखने के लिए रखते हैं, आपको अनफॉर्चुनेटली। समझना पड़ेगा कि कोर कॉज के जो हमने आई थिंक शुरू में पॉइंट आउट तो किया था किसी हद तक, लेकिन आई थिंक दोहराने की जरूरत बन गई है कि अगर पेरेंट्स को नहीं पता कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, अगर वो पैसिवली पेरेंट कर रहे हैं, यानी इतनी देखभाल नहीं कर रहे, तो समझ आती है कि अगर उनके बच्चों के साथ होता है ये तो क्यों क्यों होता है, लेकिन अगर इंसिडेंट्स वो हो रहे एक्टिव होके भी नहीं समझ रहे, तो किसी और को वहां पे स्टेप इन करना जरूरी है। अभी जिस तरह बैन की बात हैं? हुई सही। थी, काफी हद तक समझ आता है कि बैन क्यों नहीं होना चाहिए। इब्राहिम ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए थे, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं संभाल पा रहे और आपने कुछ लोगों को इलेक्ट किया है या हायर किया है जो इन मसलों को समझते हैं, इनकी गहराई में जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनके कोर वजूहात क्या हैं जिनसे लोग ट्रिगर हो रहे हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, तो क्या उनके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते ये कि हाँ कुछ अरसे के लिए बैन कर दें ताकि लोग स्टेबलाइज हो जाएं या लोग इसमें इसमें नहीं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ये मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, मैं बैन के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। वही बिल्कुल वाली बात है कि यू नीड टू हैव अ बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक तो है ना कि बैनिंग मेंटालिटी कि हर चीज को बैन कर दो, और एक ये वाली बात है जिस तरह है कि इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल स्पेस को जो है ना इतना ब्रॉड कर दो कि बिल्कुल बंदे के ऊपर छोड़ दो ना। यहाँ तक कि बंदा हार्म, खुद सेल्फ हार्म के अंदर भी, और फिर जो सेल्फ हार्म कर सकता है वो किसी भी लेवल पे जा सकता है, उसके असरात माशरे पे आते हैं। बिल्कुल असल में एक बात समझने की ये है कि पेरेंट्स कंप्लीटली अपने बच्चे की जो चाइल्ड रेयरिंग है वो हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकती या स्टेट के ऊपर नहीं डाल नहीं सकती। डाल सकते, स्टेट जो है वो उसको टेकअप भी उस लेवल पे नहीं कर सकती। अ, हाँ, पर दे हैव लेकिन टू वर्क पेरेंट्स टुगेदर। एक हद तक भी पेरेंट्स अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं यहाँ, और कभी ना कभी उसको बाहर की दुनिया में जाना भी है। तो देयर इज ऑलवेज दिस डेलिकेट बैलेंस। अच्छा, ये बात भी समझने की जरूरत है कि स्टेट जो है वो किसी इंडिविजुअल को नेक बना जबरदस्ती नहीं नहीं बना बना सकता। सकते, यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड पर्सन, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ गुड पर्सन। आप सिर्फ एनवायरनमेंट एक दे सकते हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर नेक बनना आसान हो सकता है और बुरा बुरा बनना मुश्किल हो सकता है। दैट इज नहीं, इट। हाँ, यानी नेक तो नहीं यानी बना सकते, लेकिन आप इंस्टीट्यूशंस और आप वो मैं वही फैसिलिटीज बोल रहा हूँ क्रिएट ना कि कर आप सकते हैं कि जिसके एनवायरनमेंट जरिए क्रिएट कर आपका। सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। एक हद के अंदर ये भी होना चाहिए कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हद बिल्कुल, तक प्ले ये करती अगर है। आप नहीं करेंगे, ये अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, यानी आप बैन लगा भी दें, मिसाल के तौर पे हाँ, अगर आपने बैनिंग मेंटालिटी, आप बैन लगाते रहेंगे, यू विल ओनली बी डिलेइंग द इनएविटेबल। एग्जैक्टली exactly. ठीक समथिंग है, मैंने विल वही वाली रिप्लेस यू बात इट, विल की कि ऑन कुछ और एक रिप्लेस बंदा कर जो कि देगा। यू विल पबजी ऑन का एडिक्ट है। आप एक पैचवर्क कर रहे हैं, आप एक बैंडेड लगा मैं रहे वही हैं, कह रहा हूँ आप ना। एक वो कर You रहे हैं, तो treated the वो उससे system and मसला हल not नहीं the होगा। fruit. आज पबजी नहीं है तो कल कुछ और आ जाएगा, कल कुछ और, कल वीडियो गेम्स नहीं है तो तीसरी चीज कुछ और आ मैं जाएगी, वही कह एंड रहा हूँ ना, देखें, एंड यू विल हैव टू फेस। हाँ, मैं समझ गया, आप वही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एक मैं बंदा एग्री कर रहा नहीं, हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ तो कि अभी जी, एक बंदा जो है वो अगर पबजी से हुआ तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठ के वो किताबें पढ़ना शुरू कर देगा, वो स्कूल और एकेडमिक्स के अंदर अचानक उसका ध्यान बढ़ जाएगा। ये मेंटेलिटी पेरेंट्स के अंदर भी देखी गई है कि वो बच्चों की जब तरबियत करते तो फलानी चीज को बैन कर दो तो बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा, फलानी चीज को ये कर दो तो बच्चा ये करना शुरू हो जाएगा। नहीं, अच्छा, बच्चों की साइकोलॉजी जिस तरह उनको लेकर चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी समझना चाहिए, और बड़ों की जो एडिक्शन है उसको किस तरह डील करना है वो बिल्कुल अलग है। ये चीजों के ऊपर भी I गौर ठीक है, think करना ठीक है। पिछले आई पिछले पॉडकास्ट आई के थिंक पिछले पॉडकास्ट में आई थिंक आपके स्पीकर थे उमर, उन्होंने बहुत अच्छी बात रेज की थी, ऑल्दो इट वाज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आई थिंक वो यहाँ पे अप्लाई करती है कि आप उस तरीके से पेरेंट नहीं कर सकते जिस तरह आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने किया था। आपको इट्स अ फुल टाइम जॉब सब कहते हैं, लेकिन आपको
बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस डे एंड एज ऑफ इनोवेशन, जिस दिन हर रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, चाहे वो टिकटॉक टिकटॉक के नाम से हो या फिर पबजी के नाम से हो, आपको हर चीज को वेट करना है, अपने हर चीज को स्क्रीन करना है, ताकि आप समझ सकें उसके मसाइल क्या हो सकते हैं, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, और उसका आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल। मैं जब इसकी देख ही रहा था टॉपिक्स, तो मैं वही सोचा था कि यार उमर भाई को इस दफा भी बुला लेना चाहिए था, लेकिन अगेन जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा गया था कि वो काफी बिजी आदमी होते हैं, मस्त। क्योंकि यहाँ पे हम सुसाइड और ये सारे सोशल इश्यूज डिस्कस जी कर रहे हैं, जो जिनका वो कुछ ना कुछ लिंक है उनकी, क्योंकि वो काउंसलिंग करते हैं बाकायदा। तो आई थिंक ही वुड हैव बीन अ गुड एडिशन, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टू लेट नाउ। लेकिन इसमें ये है कि जो पबजी फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी है, और कि लाहौर हाई कोर्ट द फेमस लाहौर है। जो द फेमस लाहौर हाई कोर्ट इज गोइंग टू बी लिसनिंग, is going to be hearing this petition on 9th of July, और वो देखेगी कि इसको बैन को कंटिन्यू करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और हमारे बड़े ही मशहूर हमारे यानी हमदर्द जो हैं, और वो इस हवाले से शायद हमारे लोग वाकिफ हों, वकार जका भाई। वकार जका जो हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जाकर भी पिटीशन फाइल कर दी है पबजी की बैन के खिलाफ। तो हमारे लिए वो आवाज उठा रहे मेरे हैं। ख्याल से हर सबने बड़े छोटे मसले को वो उठाते हैं वकार जका, कौन सा ऐसा मसला नहीं होता। तो ये थी आज अनफॉर्चुनेटली, यानी हम काफी काफी मेरे ख्याल से लंबी हो गई, मेरे ख्याल से दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट एपिसोड टिल डेट। तो ये हमें देखना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं तमाम जो हमारे स्पीकर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके इनपुट का, और मैं तमाम लिसनर्स को का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सुनते आ रहे हैं और इतने अरसे से सुन रहे हैं। इसमें एक क्योंकि हम एक 2 हफ्ते के गैप के बाद आए हैं, और इस 2 हफ्ते में अनफॉर्चुनेटली कुछ सैड न्यूज़ ये भी थी, क्योंकि कि बहुत तेज़ी से लोगों का इंतकाल भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी फिगर्स का। उसमें तारिक अजीज़ जैसा एक जो हमारी टीवी पर्सनैलिटी है, उनका भी इंतकाल हुआ इन्हीं 2 हफ्तों में, पिछले 2 हफ्तों के दौरान। फिर ये मुफ्ती नईम जो थे जामिया बिनोरिया के, मदरसा जामिया बिनोरिया के, उनका इंतकाल हुआ इसी दौरान अनफॉर्चुनेटली। और सैयद मुनव्वर हसन जो अमीर जमात इस्लामी थे फॉर्मर, उनका इंतकाल हुआ। फिर अल्लामा तालिब जौहरी जो मेरे ख्याल से 10 मुहर्रम की महफिल करते थे पीटीवी में, और काफ़ी मशहूर उनका वो जाता था, जानी मानी शख्सियत थी। तो उनका भी इसी दौरान इंतकाल हुआ, और इनके साथ साथ और भी काफ़ी लोगों का इंतकाल हुआ है। तो एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये भी है, बहुत सारी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ के साथ। तो यानी हम दुआ करते हैं कि जो भी लोग गुजरे खास इन इस दौरान, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हम रेडिट पे हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम फेसबुक पे हैं। आप हमें सुन सकते हैं कहीं पे भी, ऑलमोस्ट कहीं पे भी। अगर कहीं पे हम नहीं हैं तो आप बताएं, हम वहाँ पे भी पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म में, आई थिंक वी आर ऑन ऑल द मेजर प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। सलाम फ्रॉम द चौक।